हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? हम हमारी एवीएफएम सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। पहले सेशन में हमने इंट्रो समझा, सेकंड सेशन में हमने वैल्यूएशन माइंडसेट पे बात करी। आज हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे बात करेंगे। 1 मिनट रुक जाओ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो मैंने कई बार पढ़ा है, मैंने कॉलेज में पढ़ा है, मैंने सीएफए लेवल 1 में पढ़ा है, आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैंने वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से समझाया है, वैल्यूएशन का कोर बेस है ये सेशन बिल्कुल भी मिस न करना, इर्रिस्पेक्टिव आपने कुछ भी कराओ, डजेंट मैटर। बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं, पेन एंड कॉपी लेके बैठ जाओ। दिस इज पार्थ वर्मा, वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। अगर मान लो आप 1 मिनट के लिए मेरे सामने बैठे हो, 1 मिनट के लिए अज्यूम कर लेना, और मैं आपको बोलता हूँ कि ये 500 रुपए का नोट है कड़क। 500 का ही हो, असली नोट है, ठीक है। 500 रुपए का नोट है कड़क। ये आपको चाहिए क्या? क्या आप ले लोगे मेरे से अभी तुरंत? मैं दे रहा हूँ आपको। डू यू वॉन्ट दिस नोट? अगर मैं ऐसे ही दे रहा हूँ तो यू वॉन्ट दिस नोट? ये ऐसा है, एकदम कड़क है भाई ना, ऐसे एकदम यू कैन सी दैट इट इज वेरी कड़क। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैंने इसको पूरी तरीके से क्रम्बल कर दिया, इस नोट को, ठीक है। एंड मैंने इस नोट को फिर से अनक्रम्बल करने की कोशिश करी। ये अनक्रम्बल हो गया नोट। अब ये एक उधड़ा हुआ नोट है, बट फिर भी अगर मैं आपको देना चाहूं तो क्या आप लोगे? ले लोगे ना? आपके आंसर में इसके पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। मतलब इसने क्या अपनी वैल्यू लूज करी है क्या अभी इन दोनों सिनेरियोज में? मनी ने अपनी कोई वैल्यू लूज नहीं करी है। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये 500 रुपया आप मुझसे आज लो, वर्सेस ये 500 रुपया मैं आपको 1 साल के बाद दूंगा, श्योरिटी है, गारंटीड है। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको पिक करना है। आप कौन सा लोगे? आप आज ले लोगे? जितने लोगों को नहीं पता है पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो बताएंगे। आप आज लोगे? ऐसा क्यों करा आपने? सर, द मनी टुडे इज ग्रेटर देन मनी टुमारो, यस और नो? मैं अगर इसको मल्टीपल तरीके से समझाता हूं आपको, मेरे को पैसा आज मिलेगा ना, तो क्या मैं उसको आज कंज्यूम कर सकता हूं? खा पी के खर्च, है ना, वो एडवांटेज, वो बेनिफिट जो मुझे पैसा 1 साल के बाद मिलेगा और मैं कंज्यूम करूंगा, वो मैं आज ही कंज्यूम कर सकता हूं। सर, दूसरा तरीका, ये 500 रुपए ना मैं आज लेना चाहता हूं। द रीजन इज, ये 500 रुपए मैं आज लूंगा, इसको 7% से 1 साल की एफडी कर दूंगा, तो 1 साल के बाद क्या 535 रुपीज के बराबर हो जाएगा ये? जबकि आप तो मेरे को 500 ही दे रहे हो। अभी तक सबको समझ में आ रही है ये चीज? ईयर जीरो, ईयर जीरो मतलब ये आपका आज है, इट इज टुडे। आज 500 रुपीज अगर मैं लेता हूं वर्सेस ईयर वन के 500 रुपीज के, तो इसमें से ये वाला 500 की वैल्यू ज्यादा है। द रीजन इज, मैं सर क्या करता हूं पता है? मैं है ना ये 500 को 7% इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्ट करता हूं। तो सर क्या होता है, आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ये 535 बन जाता है। तो अगर मैं आज लेता हूं तो मेरे लिए बेनिफिट है, 35 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। मैंने क्वेश्चन घुमा दिया, मैंने बोला कि या तो आज आप 500 रुपया ले लो, या फिर आज से 1 साल बाद आप 535 रुपीज ले लो। मैं आप ही के लिए ऑफर है, एक्सक्लूसिव, और किसी के लिए नहीं दुनिया में ऑफर। दिस इज ओनली फॉर यू जो 7% पे एफडी करने को तैयार हो गया था। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप इनडिफरेंट हो आज के टाइम पे? अब ऐसा नहीं बोलना है कि सर अपन तो डेली के प्लेयर है, तो अपने को तो जो आज मिला वो भगवान। समझ रहे हो? तो मैं काय को 1 साल रुकू, 535 में आज ही लेंगे, कंज्यूम कर कुरा के खत्म हो जाएंगे, है ना। लॉजिकल स्प्रेडशीट में जो कैलकुलेशन होता है ना, एक्सेल कैलकुलेशन, विदाउट एनी फर्दर ग्रीड ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वुड यू बी इनडिफरेंट? फिनेंशियली सोचो, एज अ फाइनेंशियल साइंटिस्ट, आई वुड बी इनडिफरेंट सर। इसका मतलब ये है, क्या पैसा, क्या पैसा, समझना 2 मिनट,
पैसा क्या समय के साथ अपनी वैल्यू को लूज़ करता है क्या? पैसा समय के साथ अपने वैल्यू ये ध्यान रखना हमेशा। पैसे का मैंने फ़ॉर्म चेंज करा, मैंने ऐसे करके दिया नोट तू लेने तैयार है ना? सब्ज़ी वाला भी लेगा मेरे से ये, है ना? लेकिन मैं जब आपको ऑप्शन दिया कि पैसा आज लो वर्सेस पैसा 1 साल बाद लो, आप मना कर गए। आप बोले कि मेरे को आज चाहिए। जब मैंने आपको ऑप्शन दिया कि ₹500 आज लो और 1 साल बाद 535 लेना, तो आप इंडिफरेंट हो गए। क्यों इंडिफरेंट हो गए पता है? क्योंकि आपको ये लगा कि अगर मैं आज भी 500 लेता हूँ, उसको 7% से एफडी करूँगा, ध्यान से समझना। आपको मेरे एक-एक वर्ड को ध्यान से समझना, ये एकेडमिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं है। आपको ये लगा मैंने सुनना 2-3 चीज़ें पकड़ना। जब मैंने आपको वो 7% 535 वाला ऑफर दिया था ना, तो मैंने बोला था ना कि ये इंडिविजुअल आपके लिए ऑफर है जिन लोगों ने 7% पे इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करने को ओके किया है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, आपको या तो मैं ₹500 आज दे दूँ या 535 रुपीज़ 1 ईयर के बाद दूँ, यू वुड बी इंडिफरेंट। क्या ज़रूरी है कि मैं भी इंडिफरेंट हो जाऊँ? सोच के देखो। मतलब मैं तेरे को जब ₹500 दे रहा हूँ, तो तेरा उतना ही कैलिबर है कि तू उसको 1 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा, एफडी में 7% का रिटर्न कमाएगा, तो यू आर इंडिफरेंट विथ 500 और 535। बट आई एम नॉट, आई एम अ बिज़नेसमैन। मैं क्या पैसे पे 30% का रिटर्न कमाता हूँ मेरे धंधे से। बिज़नेस इज़ द ओनली वे जिसके थ्रू आप 20-30% का रिटर्न अचीव कर सकते हो। मेरे को क्या 535 रुपीज़ में आई वुड बी सैटिस्फाइड। अगर मान लो मुझे ये ऑप्शन मिलता है 500 टुडे और 535 1 ईयर डाउन द लेन। क्या ऑप्शन पिक करूँगा मैं? आई वुड पिक 500 व्हाई? बिकॉज़ ये 500 मैं लूँगा, मेरे बिज़नेस में डालूँगा, 30% रिटर्न जनरेट करूँगा, 650 रुपीज़ मिलेंगे, ना कि 535। क्या ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? द रीज़न इज़ क्या वो ₹500 को 1 साल तक डेफर करने की अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट तेरी अलग है, मेरी अलग है। हम दोनों का कैलिबर अलग है। उस पैसे पे कमाने की हम दोनों की क्षमताएँ अलग है। हम दोनों का रिस्क परसेप्शन अलग है। हम दोनों का रिस्क टॉलरेंस अलग है। मैं एक पेंशनर को अगर बोल देता हूँ, तो क्या वो 520 में भी मान जाएगा? अरे उसका क्या जा रहा है? समझ रहे हो? वो तो मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? वहीं पर अगर आप एक वीसी को बोलते हो तो वो बोलेगा नहीं-नहीं ₹500 पे 540 तो नथिंग, 650 से भी क्या होता है? आई वांट डबल। समझना। क्योंकि उसका रिस्क टॉलरेंस ज़्यादा है, तो उसकी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट भी ज़्यादा है क्या? उसका आरओआई का समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हायर रिटर्न्स आर मोर इफ आई एम टेकिंग रिस्क, येस और नो? अरे यार, आप अगर रिस्क ही नहीं लोगे तो रिवॉर्ड तो मिलने से ही रह गया ना। अब समझना, अगर आपने मेरी एक लाइन पकड़ ली कि सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवॉर्ड इंक्रीजेस विथ हायर रिस्क, है ना? मैंने तो ₹10 का टिकट खरीद के 100 करोड़ की लॉटरी खरीदी थी। मेरी तो निकली नहीं। द प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी लो। अरे तू बेवकूफ़ है। ₹10 के लॉटरी टिकट में कोई 100 करोड़ की लॉटरी निकलती है क्या? मेरी बात समझ रहे हो आप? अरे ₹10 किस कैसी बात कर रहे हो आप? क्या प्रोबेबिलिटी पे खेल रहे हो वहाँ पर? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप मैं इसको सम अप कर रहा हूँ 1 मिनट में। अगर आप 50%, 70%, 100% सीएजीआर की चेष्टा रखते हो, का डिज़ायर रखते हो दैट माय मनी शुड मेक 50%, 70% सीएजीआर रिटर्न्स, तो क्या आपको आपकी मनी को 50-60% फोरगॉन करने का एपेटाइट भी रखना पड़ेगा? आप आग से ही खेल रहे हो ना 70% रिटर्न अगर कमा रहे हो साल का तो, इट इज़ नॉट अ हेल्दी रिटर्न्स ना। आँख से ही खेल रहे हो ब्रो, यू आर प्लेइंग विथ फ्यूचर्स, ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, तभी 70% रिटर्न निकलेगा, नहीं तो कैसे निकलेगा? सीएजीआर में तो पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ यही एक तरीका है, क्वांट्स, एल्गोस यही निकाल के दे सकते हैं, ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है 70% सीएजीआर रिटर्न। तो आप अगर 70% अगर मैं डबल के लिए खेल रहा हूँ, तो मेरे को क्या 50% कैपिटल लॉस का रिस्क भी लेके चलना पड़ेगा? मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे को 5% कैपिटल लॉस करनी है बट प्रॉफिट होगा तो डबल होगा, वो बेवकूफ़ी है। आप अगर ऐसा सोच के बैठे हो,
तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है आपके किसी भी एजुकेशन का या ये कोर्स भी करने का। हमने यहाँ पर सिर्फ़ एक चीज़ सीखी है, मेरे को ₹500 आप आज दो वर्सेस ₹500 1 साल बाद दो, मैं आज लूँगा, है ना? मेरे को 1 साल बाद कितने रुपए पे मैं इंडिफरेंट हो जाऊँगा, क्या ये मेरी रिस्क एपेटाइट और मेरी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट पे डिपेंड करेगा? मेरी रिस्क एपेट ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है? मैं एक बार और बताता हूँ, ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक है? क्वेश्चन ये है आफ्टर 5 इयर्स ओह सॉरी आफ्टर 1 ईयर you will receive rupees 535, ठीक है? You have opportunity cost of 7%, ठीक है? आंसर दीजिए। What amount you need today to be indifferent? CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, इट्स एब्सोल्यूट, बट आपको गूगल करना चाहिए। 500 आप सबने निकाला, ₹500, ना? सुनना मेरी बात, ये पैसा मुझे 1 साल के बाद मिलेगा ना, तो क्या मैं इसको बोलूँ ये तो मेरी फ्यूचर वैल्यू है? क्लियर है? ये जो 7% है, ये तो बोल ही रहा है कि अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट है। मैं फॉर्मूले पे नहीं जा रहा हूँ बिल्कुल भी, फॉर्मूला क्यों रटना है, ठीक है? एंड ये मुझे बोल रहा है आपको क्या अमाउंट आज चाहिए, तो मतलब ये क्या आपसे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है? ध्यान से समझो, ध्यान से समझना। अगर आप मान लो ये एक्स है, अगर आप एक्स को 1 साल के लिए 7% पे इन्वेस्ट कर देते हो, 7% फॉर 1 ईयर इज़ 1.07, इसमें गच्चा नहीं होना चाहिए कि सर ये 1.07 क्यों? तो आपका ₹535 बनेगा। तो ये एक्स कितना होगा बता दो? आप लोगों ने तो ऐसे ही कैलकुलेट करके बता दिया 500। ये जो अपन ने करा है ना, कुछ भी तो नहीं करा है। क्या मैं इसको ऐसा बोलूँ कि फ्यूचर वैल्यू इज़ इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट रिटर्न्स, ठीक है? ये थोड़ा ज़रा इस पे फ़ोकस करना, इतने एरिया पे, जो मैंने बोला है आपको। यही है ना? मोटा-मोटा तो यही है। प्रेजेंट वैल्यू में मैं अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट का रिटर्न ऐड कर देता हूँ या उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वैसे एक ही बात है। तो जो आए वो मेरी फ्यूचर कॉस्ट है। चलो एक काम करो, ऐसे ही एक एग्ज़ाम्पल दो मेरे को। आपके पास ₹10,000 हैं ईयर 0 पे। आप 12% से उसको 2 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हो। तो आपकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? फटाफट बताना। फ्यूचर वैल्यू कैसे सर ये ₹10,000 ये पहले साल इन्वेस्ट होंगे, तो ये बनेगा 1.12, है ना? और फिर ये दूसरे साल भी इन्वेस्ट होंगे, तो फिर से ये 1.12 बन जाएँगे, है ना? तो 1.12 बनेगा, फिर 1.12 वापस आएगा। तो पहले साल जब 1.12 आएगा, तो ये कितना बनेगा? 10 का 11 बार मतलब जो भी बनेगा, ठीक है? तो ये होगा मेरा 10,000 इंटू 1.12 रेज़ टू द पावर 2 इज़ इक्वल्स टू व्हाट इज़ द आंसर? 12544। कुछ भी नहीं है, वही सेम चीज़ है। फ्यूचर वैल्यू, प्रेज़ेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर और एन मतलब जितने पीरियड्स हैं। एन मतलब जितने पीरियड्स में फिर से बहुत ईज़ी है, कुछ भी नहीं है रे, क्या इसमें कितने लोग हैं जिनको अभी थोड़ी तकलीफ हो रही है समझने में? मेरे को पता है मेजॉरिटी ऑफ यू वोंट 1.12 कैसे आया? ₹1 को मैं 12% से अगर बढ़ाता हूँ 1 साल के लिए तो कितना बढ़ेगा? ₹1 का कितना होगा? ₹1 12 पैसे होगा ना? अगर ₹1 को आज इन्वेस्ट करता हूँ 12% से 1 साल के लिए तो 1.12 होगा ना? तो 10,000 को करना है तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं है, फैक्टर किया है इसको, वैसा समझो आप। बहुत सिंपल है। आप ₹1,000 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो 6% पे, तो 3 साल बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा? 1000 इंटू
1.06 रेज टू द पावर 3। क्या अमाउंट आ रहा है? कितना आ रहा है? 1191। मैं फिर से बताता हूं आपको, अब ध्यान से समझना, अब थोड़ा गेम ज्यादा है। आपको आज से 7 साल के बाद, आफ्टर 7 इयर्स, ये अलग क्वेश्चन है, आफ्टर 7 इयर्स यू रिसीव 11,000 rupees. What is its present value if अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लोग कैलकुलेटर लेके तैयार है, इज 11%? आपको 11,000 मिलने वाले आज से 7 साल के बाद, समझना। तो वो अमाउंट मैं आपको 11,000 रुपए 7 साल के बाद दूं, वर्सेस में क्या अमाउंट आपको आज दे दूं, तो क्या आप इंडिफरेंट हो जाओगे? कुछ भी नहीं करना है सर, ये एक्स अमाउंट आप आज मेरे को दे दो तो मैं इंडिफरेंट हो जाऊंगा। क्यों पता है? क्योंकि ये एक्स अमाउंट की मैं 1.11 11% से एक एफडी बनवाऊंगा 7 साल के लिए, तो मेरे को 7 साल बाद 11,000 रुपए मिल जाएंगे। क्लियर है? ये चीज सभी लोगों को क्लियर है? इतना तो क्लियर है आशीष? 100% क्लियर है? ठीक है, अब x ले ले बस। x इज इक्वल्स टू 11,000 डिवाइडेड बाय 1.11 रेज टू द पावर 7। तो कितना आ रहा है? 5861। ऐसे ही कुछ आंसर आ रहा था, जो भी आंसर आ रहा है 5861 आ रहा है। व्हाट आ रहा है? 5298 आ रहा है, 5298 आ रहा है, सॉरी 5298। ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई। मेरी बात समझना इधर ध्यान से। अब जरा मेरे को रियल कैलकुलेशन करके दो, मैं एक्सेल में भी करके बता दूंगा आपको, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आपको ईयर 1 पे 2,000 करोड़ मिलेगा, ईयर 2 पे 3,000 करोड़ मिलेगा, और ईयर 4 पे आपको 2,000 करोड़ फिर से मिलेगा, और ईयर 5 पे आपको 5,000 करोड़ मिलेगा, एंड ईयर 3 पे आपको 3,500 करोड़ मिलेगा। आपको इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है एट द रेट 10%। प्लीज निकाल के दे दो मेरे को, या नहीं भी है ना तो आप खुद निकाल लेना। क्या निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल लूंगा सर, कोई बड़ी बात थोड़ा ना है। देखना कैसे निकलेगा। 2,000, इसको डिवाइड करेंगे 1.10 रेज टू द पावर 1 प्लस 3,000, इसको डिवाइड करेंगे 1.10 रेज टू द पावर 2 प्लस 3,500, इसको डिवाइड करेंगे 1.10 रेज टू द पावर 3 प्लस 2,000, इसको डिवाइड करेंगे 1.10 रेज टू द पावर 5 प्लस 5,000, इसको डिवाइड करेंगे 1.10 रेज टू द पावर 5। निकल जाएगा जी, निकाल भी दिया किसी ने, 11397। यहां तक समझ में आ गया? मेरे को इतने टाइम वैल्यू बताना है, मेरे को जादूगरी आपको नहीं बतानी है कि ऐसा ही इतना होगा तो क्या होगा, उतना होगा तो। ये सबको समझ में आया? ये सबको समझ में आया? कारण पता है क्या है? देखो, जो बच्चों ऑलरेडी पता है, सुनना मेरी बात, जिनको ऑलरेडी टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता है, क्या मैंने बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से समझाया? आपका रिवीजन हो गया होगा, आप बोर हो गए होंगे, ये भी हो गया होगा, ठीक है। बट आप एटलीस्ट एक्नॉलेज करो और बाकियों को ये चीज बताओ कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो अभी मैंने सामने बोर्ड पे करा है, यही बेसिक और सेंट्रल कंसेप्ट है डिस्काउंटेड कैश फ्लो का। ये जो आपने रन करा है ना अभी नीचे ब्लू कलर में, ये आपने एक्चुअल में डीसीएफ ही रन करा है। हम अगले 2 महीने में यही करना सीखने वाले हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एग्जैक्टली यही करना सीखने वाले हैं। सर ये 2,000, 3,000, 3,500, 2,000, 5,000 करोड़, व्हाट आर दीज नंबर्स? These are the cash flows which Asian Paints will generate in next 5 years. Yes or no? अरे एग्जाम्पल ले लिया एशियन पेंट्स का, ऐसे ही बर्जर पेंट्स विल जनरेट इन नेक्स्ट 5 years। अगले 5 साल में एशियन पेंट ये कैश फ्लो जनरेट करेगी सर, इन नेक्स्ट 5 years, है ना? तो जब अगले 5 साल में इतना कैश जनरेट होगा, तो उसकी आज क्या वैल्यू है वो मैं अगर निकाल देता हूं, तो मेरे को क्या मोटा माटी लेवल पे एशियन पेंट्स की वैल्यू मिल जाएगी? मोटे मोटे लेवल पे लाइक 40-50% एक्यूरेसी के साथ मिल जाएगी। बताऊं क्यों? सुनना। अब ये 2,000 जो है, 2,000, 3,000, 3,500, 2,000 और 5,000,
क्या ये कैश फ्लोज हैं जो एशियन पेंट जनरेट करेगा अगले 5 साल में? पक्की बात है? पक्की बात है सब लोग? सर अभी बताओ ये 10% क्या है? भाई ये तेरा रिटर्न है जो तेरे को चाहिए। एशियन पेंट में पैसा लगाने की रिस्क उठा रहा है तू इसलिए। यस और नो? जो व्यक्ति ये तेरा रिक्वायर्ड रिटर्न है, ये तो सबके लिए अलग-अलग है ना। अपन पहली तो समझ क्या है? 7% एफडी वालों के लिए बात कर रहा हूं मैं बस। तो हर आदमी सर क्या बात कर रहे हो आप ये? ऐसा कैसे होगा कि अगर मैं एशियन पेंट में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं 10% मांग रहा हूं, लेकिन क्रिश अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो 20% मांग रहा है, और कुमार इन्वेस्ट कर रहा है तो वो 15% मांग रहा है। कंपनी है कि धंधा है कि उसमें इन्वेस्ट तीनों 10-10 लाख रुपए करने हैं, लेकिन तीनों के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तीनों के एक्सपेक्टेड रिटर्न, तीनों की उम्मीदें कंपनी से अलग अलग है। मैं बताऊं कैसे होगा? दो कारण हो सकते हैं। नंबर वन, नॉलेज ऑफ बिजनेस। नंबर टू, आप अपने रिक्वायर्ड रिटर्न में अपनी इंडिविजुअल रिस्क भी जोड़ रहे हो। ध्यान से समझना। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे पेंट इंडस्ट्री की ज्यादा नॉलेज है एज कंपेयर टू क्रिश एंड हर्ष, इसलिए मुझे रियलिटी पता है कि अगले 3 साल में 10% भी नहीं निकाल पाएगा पेंट? हो सकता है ये? तो मैं मेरे रियलिस्टिक अजम्पशंस ले रहा हूं, इसलिए मेरे अजम्पशंस बाकी, मेरी रिक्वायरमेंट्स बाकियों से अलग है। ये हो सकता है ना? अरे आप एनवीडिया में पैसा लगाते हो, समझना। तो जो आज पैसा लगा रहा है उसको तो 100% रिटर्न चाहिए, तभी वो एनवीडिया में पैसा लगा रहा है। लेकिन अगर मैंने पीएचडी करी है एमएल में, मशीन लर्निंग में, एआई में, समझना, तो क्या मेरे में इतनी बुद्धि है क्योंकि मेरे पास नॉलेज ज्यादा है ना, टू अंडरस्टैंड कि एनवीडिया 70% रिटर्न जनरेट कर पाएगा कि नहीं। तो इसलिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अलग अलग हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का अलग अलग होता है ना, ठीक है, ध्यान से समझना, वो क्या होता है? मैंने जब पैसा लगाया एशियन पेंट ने, तो मैंने 10% का रिक्वायर्ड रिटर्न मांगा, लेकिन क्रिश ने जब पैसा लगाया ना, तो क्रिश 17% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मांग रहा है। मैं उसका रीजन बताऊं क्यों? क्योंकि मैंने एशियन पेंट्स के अलावा और 29 डिफरेंट कंपनीज में पैसा लगा रखा है। एशियन पेंट इज माई 30th स्टॉक इन द पोर्टफोलियो। लेकिन क्रिश ने अपना पूरा पैसा, अपने पूरे पोर्टफोलियो का 80% कैपिटल एशियन पेंट्स में लगा दिया। तो उसको तो चाहिए कि एशियन पेंट डबल हो जावे। आप बताओ ना, लॉजिकल बात है। जबकि क्या मैं यहां पर 10% से भी खुश हूं? आई एम वेरी हैप्पी ब्रो। इसके ऊपर जो बन जाए वो मेरे लिए जैकपॉट है। एक और चीज, सर ऐसा कैसे कि आप 10% से खुश हो, आपको 17 नहीं चाहिए क्या? मेरे को चाहिए 17। बट पता है क्या होता है? ध्यान से समझना। बन जाए तो बहुत बढ़िया बात है, बट क्या मैं रिस्क 17 के लिए लूंगा? मैं रिस्क 17 के लिए, मैं रिस्क के कैलकुलेशन में मेरा रिक्वायर्ड रेट 10 ही है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने कभी ये चीज सुनी है या ये चीज आपके साथ खुद हुई है कि सर मैं डीमैट अकाउंट ओपन किया था, 2,000 रुपए डाले थे, पूरे खत्म हो गए, फिर 5 डाले, फिर वो भी खत्म हो गए, फिर 60 डाले, फिर वो भी खत्म हो गए, फिर 15 डाले, फिर वो भी खत्म हो गए, एक बार हिम्मत करके 30 डाले, सर वो भी उड़ गए पूरे। ऐसा हुआ है या आपने सुना है? 100% होता ही है ना, सबके अकाउंट्स ब्लोन अप हो जाते हैं। पता है, ऐसे आप 1000, 2000, 4000 रुपए लेके जब मार्केट में उतरते हो, तो क्या वो अकाउंट जीरो होने के लिए ही मार्केट में आता है? वो अमाउंट जीरो होने के लिए मार्केट में आता है। द रीजन इज, जब मैं छोटे अमाउंट के साथ खेलता हूं ना, तो मैं रिटर्न को आगे रखता हूं। यार एक एग्जांपल देके बताता हूँ। आप 10,000 रुपीज लेके मार्केट में उतरे, मैं आपको बोलता हूँ बेटा इन्वेस्टमेंट कर, मजर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड 12% का रिटर्न बने ना साल का, तो नाच लेना उस साल। तूने बोला ठीक सर, मैं बिल्कुल आपने जो बोला है वही करता हूँ। 10,000 रुपीज तूने इन्वेस्ट किए, एक साल इंतजार किया, तेरा 12% का रिटर्न बना। कितना रिटर्न बना? 12% का, तेरे 1,200 रुपए बने। रिटर्न परसेंटेज वाइज बहुत अच्छा है, बट क्या ये 1,200 रुपए से अपना कुछ भी होने वाला है? सर मैं वो शिकारी हूँ, है ना, मैं वो शेर हूँ जिसके मुंह खून लग चुका है। मेरे को चाहिए हर हफ्ते 10,000 रुपए, ये मेरा खर्चा है मिनिमम, है ना। तो अपने को तो हर थर्सडे 3 बजे की एक बेट लेते हैं अपन, 2 रुपए में ऑप्शन लेते हैं, 20 रुपए हो जाता है, बेच देते हैं। यही कर रहे हैं अपन, यही ट्रिक है मेरी। आप है ना, जब छोटा अमाउंट लेके उतरोगे ना मार्केट में, तो आपका माइंडसेट रिटर्न कमाने का होगा। मैं उल्टा करता हूँ मजर के साथ। मजर
1000 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है तू। तेरे में हिम्मत भी है ऑप्शन बाय करने की उस पैसे से? क्या अगर मैं साल का 12% रिटर्न दे दूंगा, तो क्या लिटरली अपन गंगा नहा लेंगे? मतलब लिटरली हज कराएंगे जाके भाई? बहुत होता है 144 करोड़ रुपए आपने किसी को कमा के दे दिया तो, 120 करोड़ रुपए कमा के दे दिया तो, साल का 10 करोड़ रुपए महीना मेरे भाई। समझ रहे हो? अपनी सैनिटी के अंदर है चीज। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न्स ध्यान से समझो। ये एफआईआई डीआईआई कभी भी क्या ये सुपरफिशियल रिटर्न्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्या? कभी नहीं। आर दे सेटिस्फाइड विद 10% 11% रिटर्न? दे आर। वाई? बिकॉज दे आर वेरी वेल डाइवर्सिफाइड। लेकिन क्रिश के केस में क्या क्रिश एक्स्ट्रा रिटर्न की डिमांड इसीलिए कर रहा है? जब मैंने पूछा ना भाई वो तो 10% मांग रहा है, तू 17 क्यों मांग रहा है? बोले यार भाई खुद सोचो ना यार, तुम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने में कितनी रिस्क है यार भाई। 10% ही लेना होता तो मैं गोल्ड में नहीं। मेरी बात समझ रहे भाई, रिस्क नहीं है, तूने उसको रिस्की बनाया है। वो तेरी इनकेपेबिलिटी है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यार वो तो आपकी इनकेपेबिलिटी है ना, कि आपने 70% पैसा एक ही जगह लगा दिया। आप डाइवर्सिफाइड नहीं हो, अब आप एक्स्ट्रा रिटर्न डिमांड कर रहे हो। क्या ये एक्स्ट्रा रिटर्न मिलना चाहिए क्रिश को? ध्यान से सोच के बताओ जरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो मैं करने जा रहा हूं। क्या ये रिटर्न वो इसीलिए डिमांड कर रहा है क्योंकि वो एडिशनल रिस्क उसने लिए उसकी बेवकूफी के कारण? तो मैं उसको मार्केट उसको रिवॉर्ड क्यों करेगा भैया वो रिस्क? क्या आपको ये 10% क्या है वो समझ में आया इस स्लाइड में? ये 10% क्या सबके लिए अलग अलग हो सकता है? सर आप ये बोल रहे हो अगर दो लोग मिलके एक ही समय पर, मान लो कि आप अगर ऑफलाइन पढ़ाते हैं, है ना, और हमें ये प्रोजेक्ट 6 घंटे में आप अपने सामने बिठा के कंप्लीट कराते हैं, तो आप ये बोल रहे हो कि आपके सामने एक ही डेटा सेट को यूज करते हुए अगर दो अलग अलग इंडिविजुअल्स एशियन पेंट्स का वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो डिस्काउंट अलग अलग रेट से कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं दो नहीं, जो 700 लोग बैठ के अगर अलग अलग कर रहे हैं तो 700 के 700 भी अलग अलग रेट ले सकते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं सर। तो लेकिन एक बात बताओ, अब इसके अंदर तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। जैसे आज तो आपने क्या करा, आज ने आपने खुद का एग्जाम्पल ले लिया और क्रिश का एग्जाम्पल ले लिया। लेकिन मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की, अरे रिलायंस इंडस्ट्रीज छोड़ो, मैं यस बैंक की बात करता हूँ। यस बैंक के तो 30 लाख शेयर होल्डर्स हैं, है ना। वर्ल्ड के सबसे ज्यादा शेयर होल्डर, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, हाईएस्ट शेयर होल्डर्स हैं। मैं क्या सबके पास जाके पूछूंगा क्या कि भैया आपका रिक्वायर्ड? अब बताओ, ऐसा प्रैक्टिकली आपको लग रहा है कि ये चीज पॉसिबल है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के 6 लाख शेयर होल्डर्स हैं, किस किस के पास जाएगा, किस किस से पूछेगा? अरे 10,000 भी शेयर होल्डर हो तो क्या 10,000 लोगों से जाके पूछेगा? दूसरी चीज, क्या अगर आप ऐसे मान लो, चलो जैसे मॉर्निंग स्टार है ना, वो एक्टिविटी करती है, इसको बोलते हैं सर्वे बेस्ड अप्रोच। क्या आप लोगों से लिटरली जाके पूछते हो कि भैया तुम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो इस साल? आप अगर मान लो हिंदुस्तान में जाके पूछते भी हो, तो आपको लगता है कि वो कोई आपको सही जवाब देगा? अरे उसको खुद नहीं पता है कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसने सीएनबीसी पे देखा तो स्टॉक खरीद के बैठा है। 99% लोगों की यही। एंड जिसने अगर वेरी वेल थरो रिसर्च करके स्टॉक खरीदा है, वो आपको जवाब ही नहीं देगा। मैं आप मेरे से आके पूछते हो कि आप कितना, पर मैं आई एम नॉट आंसरेबल टू यू, व्हाई शुड आई आंसर यू? देखो मैं इससे है ना, इससे आगे अभी यहां पर नहीं लेके जाऊंगा, मैं आपको इस पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे छोड़ता हूं। बट क्या ये आपको समझ में आ रहा है कि सबकी रिस्क अलग है, तो सबकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग है, सबकी पैसे को लेके हैंडल करने का कैलिबर अलग है। एंड यही वन ऑफ द रीजंस है जो वैल्यूएशन को बहुत डायनेमिक बना देता है। मैं आपको फिर से एक एग्जांपल देके समझा देता हूं ताकि आपको और कंक्रीट और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ जाए। अरामको करके कंपनी का नाम सुना है आपने? सऊदी की जीडीपी का 70-80% मार्केट कैप उस अकेली कंपनी का है। मतलब वो कंपनी अगर बंद हो जाए तो सऊदी अरेबिया खत्म हो गया समझ लो। दुनिया की सबसे बड़ी तेल बनाने की कंपनी है। मैं बोलता हूं आज $10 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। $10 ट्रिलियन, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी इन द वर्ल्ड। ठीक है। मैं बोलता हूं
कि केशव तू अरामको का वैल्यूएशन कर दे, ठीक है? वर्सेस मैं एक दूसरे बंदे को हायर करता हूँ, जो केमिकल इंजीनियर है, वैल्यूएशन में एक्सपर्ट है, बिज़नेस वैल्यूएशन का कीड़ा है, एमबीए करा है उसने एनवायू स्टर्न से एंड पिछले 25 सालों से ऑयल एंड गैस एंड नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी में ही काम कर रहा है। मतलब उन्हीं के वैल्यूएशंस करता है। क्या लगता है तेरे को दोनों का अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट का रेट अलग-अलग आएगा? सब्जेक्टिविटी आएगी ना दोनों के वैल्यूएशन में। केशव क्या अपने लिमिटेड नॉलेज, अपने लिमिटेड स्किल सेट और एक्सपीरियंस के हिसाब से बिज़नेस को इवैल्यूएट करेगा, जितना लिमिटेड नॉलेज उसके पास है? वो व्यक्ति क्या ज़्यादा डीप जाके उसकी जो एक्जिस्टिंग नॉलेज है मार्केट की, उसको लेके वो जिस पोज़ीशन पर है, उस सेम ही सेट है ना, डेटा सेट तो सेम ही है सबके पास। क्या आपको समझ में आ रहा है वैल्यूएशन की सब्जेक्टिविटी का एक एंगल? पक्की बात है सब लोगों को? 100%? चलिए। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ अ कोर फाइनेंशियल प्रिंसिपल जो बताता है कि सम ऑफ द मनी इज़ वर्थ मोर नाउ देन इन फ्यूचर। आज का पैसा आज लो और अपने तो बचपन से ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी वगैरह तो अभी 1990 के बाद आए हुए कंसेप्ट है। हमारे मारवाड़ी में तो तुरंत बोलते हैं, अगर आया पैसा आती लक्ष्मी ठुकराते हैं क्या? उसको 20,000 चुकाना है, वो 500 भी लेके आया तो 500 ले ले। अकड़ में मत जा कि नहीं पूरे पैसे एक साथ देना। समझ रहा है? मैं कोई ऐसे 500-500 करके लेने वालों में से नहीं बैठा। अरे 500 आ रहा है ना 500 तो ले। समझ रहा है? क्या ये चीज़ समझ में आ रही है? देन अ नॉन टेक्निकल गाइ इज़ इनएफिशिएंट इन डूइंग वैल्यूएशन बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ध्यान से समझना। बहुत अच्छी चीज़ पूछी है उसने। वो ये बोलता है कि सर फिर तो मेरे को ऑयल का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा अगर मैं नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता। आपको क्या बिज़नेस को एनालाइज़ करने का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। मैंने क्या बोला आपको? आप अगर किसी भी बिज़नेस में से 3 चीज़ें खींच के निकाल सकते हो, उसका कैश फ्लो क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है और उसकी रिस्क क्या है, तो क्या आप उसका वैल्यूएशन कर दोगे? ये रटना है अपने को कैश फ्लो, ग्रोथ और रिस्क। ये जो 10% है, 10% है, देखो इस चार्ट पे आपको तीनों चीज़ें दिखेंगी। आप मुझे बताओ ये जो 10% है, कैश फ्लो है, ग्रोथ है कि रिस्क है? क्या है ये? ग्रोथ है? ये ग्रोथ है, आर यू श्योर? मैं फिर से बताता हूँ, चलो ऐसे लेते हैं। आप आप अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी 10% की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आप डेल्टा कॉर्प में इन्वेस्ट करते हो तो 10% पे कर दोगे? डेल्टा कॉर्प कसीनो खिलाती है, पत्ते खिलाती है लोगों को। ऑनलाइन जुआ, रमी, नहीं करोगे ना? लेकिन वहां मैं बोलता हूँ 22% का रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड है तो कर सकते हो। कारण क्या है? वहां रिस्क ज्यादा है सर। ये 10% जो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, क्या ये रिस्क को सिंबलाइज करती है क्या? ये रिस्क को सिंबलाइज करती है। ये जो ईयर वन का 2,000 रुपया है ना, क्या ये कैश फ्लो को सिंबलाइज करता है? और ये 2,000 से 3,000 और 3,000 से 3,500, 3,500 से 2,000 और 2,000 से 5,000, ये जो मूवमेंट आया है ना, क्या ये ग्रोथ है? मैं आपको एक बात बताऊं, जिन बच्चों को डीसीएफ और टाइम वैल्यू ऑफ मनी दोनों आता है, वो बच्चे के दिमाग में ये चीज चल रही होगी कि सर ये तो कच्चा डीसीएफ है। कच्चा डीसीएफ कैसे पता है? ये एशियन पेंट की वैल्यू थोड़ा ना निकाल सकता है। क्या एशियन पेंट आज से छठे साल में बंद हो जाएगा क्या? क्या ऐसा होगा कि सिक्स्थ ईयर में तो एशियन पेंट खत्म, 5 साल में जो वैल्यू निचोड़ ली वो निचोड़ ली? अरे भाई, एशियन पेंट कोई पार्किंग का ठेका है क्या जो 3 साल के लिए मिले और चौथे साल नहीं मिलेगा? क्या एशियन पेंट इन्फाइनिटी तक चलेगा, इन्फिनिटी तक चलेगा? वो तो तू और मैं कैसे डिसाइड करें? 70 साल पुरानी कंपनी है। पार्किंसंस लॉ बोलता है कि जो कंपनी जितने साल चल गई है उतने ही साल और चल जाएगी। ये गारंटी होती है, मतलब अगर कोई बिज़नेस है जो 100 साल से खड़ा है, तो वो 100 साल और चल जाएगा बिना कुछ करे। अब बस मतलब मरता हुआ उसको 100 साल लग जाएँगे मरने में, पूरी तरीके से। तो आप तो बोल ही नहीं सकते कि 5 साल, आपको क्या हमेशा इन्फिनिटी तक? सर तो आप ये बोल रहे हो कि मेरे पास कोई ऐसी टेक्नीक है कि अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि तेरे को 10,000 रुपए मिलेंगे आज से इनफाइनाइट ईयर्स में, उसकी आज वैल्यू क्या अपन निकाल सकते हैं? मेला निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोले कैसे निकालेंगे? अपन सीखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझना। आपने 500
रुपए आज लेना पसंद करें 1 साल बाद लेने के मुकाबले? उसके 3 रीज़न। एक अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट, आप उस ₹500 को आज इन्वेस्ट कर सकते हो और कहीं पर और वो आपको ज़्यादा पैसा बन के मिलेगा। सेकंड इन्फ्लेशन, मैं ₹500 आज लेता हूँ, घर पे टमाटर लेके जाता हूँ, चाय पत्ती लेके जाता हूँ वर्सेस मैं ₹500 1 साल बाद लेता हूँ, घर पे चाय पत्ती लेके जाता हूँ। क्या थोड़ी चाय पत्ती कम ले जा पाऊँगा आज से 1 साल के बाद? इन्फ्लेशन है ना, वो तो आप पता है आपको, इतना डिसेप्शन करती हैं सारी कंपनीज़ मिलके कि इन्फ्लेशन है ना, हमें दिखता नहीं है होता हुआ। आपने कभी देखा लास्ट टाइम आपने मैगी का पैकेट हाथ में लिया हो या पार्ले जी का हाथ में लिया हो और आपको लगा अरे ये तो बहुत छोटा हो गया यार। मतलब आज ₹10 वाला जो पैकेट है वो ₹5 के बराबर हो गया है। जो आप किसी ज़माने में जब ₹5 वाला छोटू मैगी आया करता था, आपको याद हो छोटू मैगी, राइट? तो वो मतलब जब मैंने मैगी खाना शुरू किया था तो वो तो 110 ग्राम का केक आता था। आज वो कम करते-करते उसको 55-60 ग्राम्स कर दिया इन लोगों ने। तो है ना, वो तो इतना डिसेप्शन लगा के रखते हैं, श्रिंकफ्लेशन ये वो पैकेट बड़ा, मतलब हर बार प्राइस बढ़ा के लिखते हैं 20% एक्स्ट्रा फ्री और उसपे भी वही लिखा है। ₹10 वाला पैकेट इतना सा कर दे और उसपे लिखा है 20% एक्स्ट्रा फ्री, क्योंकि हमें दिखता नहीं है। बट इन्फ्लेशन एग्जिस्ट तो करता है और अनसर्टेनिटी सर, मतलब कि आपका पैसा कितना रिस्क पे लगा है, वो भी डिसाइड करेगा ना कि आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना, ठीक है? तो यहाँ पर है ना, मैं आपको इस पर्टिकुलर थॉट के साथ छोड़ के जाऊँगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कैलकुलेशंस क्या करते हैं, सारे फ्यूचर कैश को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। अपन कर क्या है अभी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कैलकुलेशन, ये वाला कैलकुलेशन की बात कर रहे हो। सारे फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया 11397। फ्यूचर कैश फ्लोज कौन से, 2000, 3000, 350, 5000। अब ये फॉर्मूला है, ये तो इतना खतरनाक है दिखने में, समझ रहे हो आप? अगर इसको पढ़ते और ऐसे में फॉर्मूला खोल के रख देता तो बैंड ही बज जाती। मेरे को एक बात बताना, 2 मिनट। अरे आप स्लाइड्स आपकी है, टेंशन मत लो, आप ही को दूंगा मैं। जिन लोगों ने जेन्युइनली मेरे को बताना, जिन लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट पहले नहीं पढ़ा था, आपको समझ में आ रहा है कि क्या है टाइम वैल्यू ऑफ मनी? मैंने बहुत बेसिक आपको फिक्स डिपॉजिट से समझाया है, उससे आसान क्या है? मतलब इतना तो सबको ही समझ में आ रहा है, तभी आप इतना महँगा कोर्स लेके इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो। इतनी सिंसियरिटी और इतनी सीरियसनेस तो फाइनेंस को लेके आपकी है ही, ठीक है? थोड़ा-सा देखना, इमेजिन करो कि आप एक छोटा-सा कैफ़े रन करते हो और आपके पास कुछ एक्स्ट्रा कैश है अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए। आपके पास 3 ऑप्शन है। नंबर 1 कि आप एक नया आउटलेट ओपन करो 1 साल में एंड उससे आपको $2 मिलियन का प्रॉफिट आना शुरू होगा इन नेक्स्ट 1 ईयर। या फिर आप एक क्लाउड किचन बिल्ड करो, जिससे आपको $2 मिलियन का प्रॉफिट आएगा इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। या फिर आप खुद का कॉफ़ी चेन ब्रांड लॉन्च कर दो, जिससे आपको $3 मिलियन का प्रॉफिट आएगा इन 3 ईयर्स, इन 2 ईयर्स। आपका डिस्काउंट रेट 4% है, आप बताइए तीनों में से कौन-सा ऑप्शन पिक करोगे? 4% डिस्काउंट रेट है। आप आउटलेट खोल दोगे और 1 ही साल के अंदर $2 मिलियन यूज़ कर लोगे, मिल जाएगा आपको। आपको प्लान बी क्लाउड किचन और $2 मिलियन आपको 2 साल में मिलेगा, तो ये तो क्लियरली मना ही हो गया, क्योंकि इससे तो बेहतर यही वाला है ना। तीसरा, मैं मेरा खुद का कॉफ़ी ब्रांड ओपन करता हूँ और मेरे को 2 साल में $3 मिलियन मिलेंगे। कौन-सा प्लान पिक करना चाहिए? प्लान ए, प्लान बी तो नॉन फंक्शनल है, हटा दो प्लान बी को। प्लान ए या प्लान सी? कौन-सा करना है, ए या सी? ऐसे नहीं, ऐसे डिसाइड नहीं करना है। क्या फ्यूचर कैश को प्रेज़ेंट वैल्यू पे लेके आना है 4% से? तो पहले 2 मिलियन को 1.04 से लेके आया 1 साल के लिए, कितना आ रहा है ये अमाउंट? वर्सेस 3 मिलियन को 4% से पीछे लेके आया फॉर 2 इयर्स, ये अमाउंट कितना आ रहा है? पहला वाला आ रहा है 1.92 मिलियन डॉलर्स एंड दूसरा वाला अमाउंट कितना आ रहा है? 3 डिवाइडेड बाय 2.77 मिलियन डॉलर्स। कौन सा पिक करोगे बताओ? ए या सी? आंसर नंबर सी। आपको क्या, जिन्होंने कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ा है उनको कैपिटल बजटिंग करके जो चैप्टर था उसकी याद आ गई क्या थोड़ी-थोड़ी? कि सर ऐसे ही कुछ होता था।
3 ऑप्शन थे, या तो पुल बनाना है या नहीं बनाना है, ठीक है? या बना के टोल लेना है, और फिर हम ऐसा कुछ कैलकुलेट करते थे। आपने जो निकाला है 1.9, 1.92, दिस इज़ 1.92 एंड दिस इज़ 2.77, सेम वही चीज़ है, ठीक है? इन दोनों में तो क्लियर क कट था। क्या आपको ये चीज़, कितने लोग हैं जिनको ये चीज़ क्लिक कर गई थी कि प्लान बी तो फेल है? कारण क्या है, प्लान ए में मेरे को 1 साल के बाद 2 मिलियन मिल रहे हैं, प्लान बी में तो 2 साल के बाद 2 मिलियन मिल रहा है, तो उसको तो कैलकुलेशन में भी नहीं लेना है मेरे को, ठीक है? वेरी गुड। एक्सेल पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। समझ लो, ये जो फ़ॉर्मूला है ना, ये फ़ॉर्मूला देखना बस, कुछ भी नहीं है। पीवी का फ़ॉर्मूला होता है, प्रेज़ेंट वैल्यू का फ़ॉर्मूला होता है। ये जो रेट है ना, ये अगर 4% है, तो आप लिखोगे 0.04। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि मेरे को तो 1 लाख रुपए मिलेंगे 5 इयर्स के बाद, ठीक है? एट द रेट 10%, एट द रेट 4% पे। तो ये 4% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, मैं इक्वल टू पीवी चलाऊँगा, ठीक है? एनपीईआर जो हो गया वो पीरियड हो गया 5 इयर्स, तो दिस वुड बी 5 ईयर। पीएमटी में 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ, आप अभी 0 कर दो, ठीक है? एंड ये जो फ्यूचर वैल्यू है ना, ये फ्यूचर वैल्यू हमें एक 10,000 रुपए जो मिलेंगे, वो है। और टाइप को अभी के लिए आप 0 छोड़ दो 1 मिनट, समझना। पीएमटी में बताता हूँ अभी, 1 मिनट के लिए 0 छोड़ो उसको। जो आप आंसर कैलकुलेट करोगे, वो आंसर जो आएगा वो वही आएगा जो आप ऐसे कैलकुलेट, ये बहुत बेसिक है। कभी अगर कभी अगर इस तरीके की चीज़ आपसे पूछी जाती है, मान लीजिए ये तो एक सिंगल सम ऑफ मनी थी जो आपको 5 साल के बाद मिल रही थी 4% से। लेकिन अगर कभी आपसे ऐसा पूछा जाता है कि भाई आपको है ना अगले 5 साल तक हर साल 2,000 रुपए मिलेंगे, एवरी ईयर। इसकी आज वैल्यू क्या है? तो मैं कैसे लिखता पता है इसको? मैं लिखता इक्वल्स टू पीवी 0.04, 5 साल तक मिलेंगे। पीएमटी जो है ना, ये पीएमटी यही है। हर महीने या हर फ्रीक्वेंसी में सेट अमाउंट मिल रहा है ना, हर साल फिक्स अमाउंट है। दैट इज़ माय पेमेंट व्हिच आई एम रिसीविंग। दैट वुड बी 2000। फ्यूचर वैल्यू एक मुश्त कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 0। एक मुश्त कुछ नहीं मिल रहा है एंड यहाँ भी 0, टाइप में 0। क्या पीएमटी फंक्शन का मतलब समझ में आया आपको क्या है? इट इज़ फॉर एन्युटी अमाउंट। पीएमटी फंक्शन का मतलब समझ में आया सभी लोगों को क्या है? इधर ध्यान से समझ, मैं दोबारा समझाता हूँ। अपन इसको एक्सेल पे समझते हैं, ज़्यादा ईज़िली समझ में आता है। एक्सेल पे समझ लेते हैं, ज़्यादा ईज़िली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत। 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट टू स्टार्ट द एक्सेल। येस, आपको दिखेगा अभी 1 मिनट में एक्सेल, 2 मिनट दीजिए मुझे। क्या अभी आपको एक्सेल की स्क्रीन दिख रही है? एक्नॉलेज कीजिए। इधर ध्यान से समझना। सभी लोग ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए मैं केस ए लेता हूँ। केस ए में क्या है? रिसीव 1 लाख रुपीस आफ्टर 5 इयर्स। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन है मेरे सामने, जहां पर मुझे एक मुश्त पैसा मिल रहा है, तो मैं इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकता हूं बहुत आराम से। प्रेजेंट वैल्यू करूंगा इक्वल टू रेट, तो सबसे पहले रेट मेरा 4% है। एनपीआर, एनपीआर मतलब कितने पीरियड्स हैं? 5 पीरियड है, 5 इयर्स है। पीएमटी, क्या मुझे कोई फिक्स अमाउंट मिल रहा है? नहीं, मुझे वन शॉट में पेमेंट मिल रहा है, तो ये 0 है। फ्यूचर वैल्यू क्या है? 1 लाख है। और टाइप मैं 1 मिनट के लिए 0 दे रहा हूं इसमें, मैं बताऊंगा टाइप भी क्या है, डोंट वरी। तो ये जो आंसर आ रहा है आपका, ये आपको इसको नेगेटिव में देना पड़ेगा। तो ये जो आंसर आ रहा है आपका, ये आंसर जो आ रहा है ना, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है। मतलब सर,
मतलब ये है कि अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करता डिवाइडेड बाय 1.044 रेज़ टू द पावर 5 तो भी ये यही आंसर आता। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है सब लोगों को? इतना आपको अवेयर होना पड़ेगा ब्रो। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि इस लेवल की, इससे और नीचे लेवल की स्पून फीडिंग हो जाए, तो वो नहीं होगा। प्लस माइनस होता है आपने कितना इन्वेस्ट किया, आपको कितना मिला, वैसी चीज़ है। ठीक है? तो अगर अगर मैं यहाँ पर मैंने 1 लाख जो माइनस किया है, तो अगर मैं इसको प्लस करता मतलब मेरे को आज से 5 साल के बाद 1 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है? तो मुझे आज कितने रुपए जमा करने पड़ेंगे तो वो माइनस में आएगा आंसर, क्योंकि आज मुझे जमा करने पड़ेंगे तब मुझे 5 साल के बाद 1 लाख मिलेगा। क्या ये समझ में आया नेगेटिव में क्यों आता है आंसर इसका? सभी लोगों को? पक्की बात है। जिन्होंने सीएफए करा है उनको तो पता ही है, फॉर श्योर बाय डिफ़ॉल्ट ही पता है। नाउ अंडरस्टैंड दिस। ये प्रेज़ेंट वैल्यू के फ़ॉर्मूले का एक यूज़ केस हुआ। ठीक है? नहीं जसवंत, अब रिकॉर्डिंग में देखना। ठीक है? अब रिकॉर्डिंग में देखना। केस 2 देखिए, केस बी। केस बी ये है, वी गेट 5,000 rupees a year for नेक्स्ट 5 years। मतलब ये है कि आपको ईयर 1, ईयर 2, 3, 4, 5 हर साल आपको 5-5 हज़ार रुपए मिल रहा है ना? आपको यहाँ पर ईयर 0 पे वैल्यू निकालनी है। तो 2 तरीके निकालने के, बहुत सिंपल तरीका है। एक तो ये है कि यहाँ पर 1.04 रेज़ टू द पावर इक्वल टू मैं करता हूँ इसको 1.04 रेज़ टू द पावर और ये कर देता हूँ, तो ये 1 हो गया। इसके नीचे करूँगा तो 1.04 रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा। इसके नीचे करूँगा तो 1.04 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा। इसके नीचे क इन सबको डिवाइड कर देता हूँ। सेम वही तो चीज़ कर रहा हूँ मैं जो ऊपर करी थी। यहाँ भी तो यही करी थी। इसको डिवाइड कर दिया था 1.04 रेज़ टू द पावर 5 से। ठीक है? तो इन सबको मैं कॉपी करता हूँ और इसका टोटल निकाल देता हूँ यहाँ पर। ये टोटल आ रहा है जी 2259। बट ये पूरा कैलकुलेशन एक सिंगल फॉर्मूले से हो जाता। पीवी इज इक्वल्स टू रेट कितना है 0.04, पीरियड्स कितने 5, आपको पेमेंट कितना मिल रहा है 5,000 रुपए, फ्यूचर वैल्यू क्या है 0, क्योंकि एक मुश्त कोई पेमेंट मिल नहीं रहा है। ठीक है? एंड 0 जो यहाँ का है टाइप वो भी समझा दूंगा, डोंट वरी। सेम आंसर आ रहा है क्या? सेम आंसर आ रहा है क्या? संदीप लिंक करा है, लिंक लिंक करा है मैंने। 1.04 रेज़ टू द पावर 2 है, ये 1.04 रेज़ टू द पावर 3 है। अथर्व नेगेटिव क्यों आ रहा है? यार इसका जवाब मैं नहीं दूँगा। द रीज़न इज़ मैंने अभी 2 मिनट 10 मिनट पहले इसका जवाब दिया है। आप सो रहे थे क्या मेरे भाई? तो दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। तेरी तरफ से क्वेश्चन आ रहा है वो ज़्यादा गलत है। ये नेगेटिव इसलिए आ रहा है कि अगर आपको अगले 5 साल में हर साल 5,000 रुपया चाहिए, तो आप आज एक मुश्त 22,259 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दो 4% पे। तो अगर मैं ध्यान से समझना, अगर मैं 22,259.11 पैसा आज 4% की एफडी बना के इन्वेस्ट करता हूँ और हर साल के एंड में जाके उससे 5,000 रुपए निकालता हूँ, तो क्या 5th ईयर के एंड तक आते-आते वो अमाउंट ज़ीरो हो जाएगा? इसीलिए क्योंकि वो मेरे को समझना, अगर ये 5,000 प्लस में चाहिए, प्लस मतलब इनफ्लो और नेगेटिव मतलब आउटफ्लो। तो अगर ये फ्यूचर में 5-5 हज़ार चाहिए तो आज इतना पैसा लगाना पड़ेगा, इसलिए ये नेगेटिव है। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है? अभी क्लियर है? मैं एक चीज़ समझाता हूँ देखो, आप लोग है ना, अगर कोई नेटवर्क इश्यू है तो बात अलग है। बट मैं आपको समझा रहा हूँ, आप रील देख रहे हो, आप अपने छोटे भाई-बहन से बात कर रहे हो, मैं पानी लेने चला गया था, मैं वॉशरूम चला गया था, मम्मी ने बुला लिया था, आप रिपीट कर दो वापस, वो नहीं हो पाएगा। है ना? इतने सारे लोगों के बीच में मंकी मॉन्जरिंग नहीं कर पाऊँगा कि आप एक-एक करके मैं इंडिविजुअल लोगों के लिए बोलूँ। व्हाट इफ कैश फ्लोज़ आर डिफरेंट एवरी ईयर?
तो आप क्या फिर ये पीएमटी वाला फॉर्मूला लगा पाओगे? एनयूटी का मतलब क्या होता है पता है? एनयूटी का मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ डिफाइंड पीरियड। अगर वो पीरियड डिफाइंड नहीं है तो वो इन्फिनिटी परपेचुअल एन्युटी बोल देते हैं। परपेचुअल मतलब तो क्या अमाउंट भी फिक्स होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी भी फिक्स होना चाहिए? मतलब अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको हर साल 5,000 मिलेंगे अगले 10 साल तक, क्या ये एन्युटी है? दिस इज एन्युटी। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपको अगले साल 2,000 मिलेंगे और फिर हर साल ये अमाउंट 2-2% बढ़ता जाएगा अगले 10 साल तक, दिस इज नॉट एन एन्युटी। व्हाई? बिकॉज अमाउंट इज नॉट फिक्स ना। अगले साल तो 2,000 मिलेंगे, उसके बाद फिर 2,000 पे 2% बढ़ के मिलेंगे ना। दैट इज नॉट एन्युटी। उस केस में मैं क्या करूंगा? मैनुअल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ऐसा वाला पहले साल 5,000 मिले, दूसरे साल 6,000 मिले, तीसरे साल 7,500 मिले। क्या ये चीज समझ में आ रही है सभी लोगों को? क्या ये चीज सभी लोगों को समझ में आ रही है ए टू जेड? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एक्सेल पे कैसे यूज करना है ये समझ में आ रहा है? अब जरा थोड़ा ध्यान से समझना। अगर मैं बोलता हूं कि आपको सेकेंड ईयर में 6,000 रुपया मिलेगा, इधर फोकस करो। आज मैं टाइम जीरो पे खड़ा हूं। मैं बोलता हूं आपको सेकेंड ईयर में, मैंने सिर्फ इतना ही बोला है कि आपको सेकेंड ईयर में 6,000 रुपया मिलेगा। वो आपको कब मिलेगा? साल के शुरुआत में मिलेगा, सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में मिलेगा, या सेकेंड ईयर के एंड में मिलेगा? अ पर्सन विद अ बेसिक कॉमन सेंस वो क्या सोचेगा? अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि सेकेंड ईयर में आपको 6,000 मिलेगा, आप बताओ? एंड में ही बोलेगा ना। अ पर्सन विद बेसिक कॉमन सेंस यही बोलेगा कि एंड में मिलेगा सर। अगर मैं आपको ये बोलता हूं, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग अज्यूम करते हो तो जरा ये चीज का आंसर दो। मैं आपको बोलता हूं कि फर्स्ट ईयर आपको 5,000 मिलेगा, तो क्या आप आज मेरे से लेने आ जाओगे क्या 5,000? भाई तू पहले इन्वेस्ट तो कर। फर्स्ट ईयर मिलेगा मतलब 1 साल कंप्लीट होंगे तब मिलेगा। तो ये जो लास्ट में आपने जीरो और वन देखा था इस वाले फॉर्मूले में, ये लास्ट में टाइप जो आ रहा था, ये टाइप एग्जैक्टली वही है। अगर ये जीरो है तो आपको अमाउंट एंड ऑफ द ईयर में मिल रहा है। अगर ये वन है तो आपको अमाउंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर में मिल रहा है। ध्यान से समझना। क्या पूरा का पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा अगर जीरो को वन कर दिया आपने तो? क्योंकि अगर आपने जीरो को वन करा तो वो 6,000 रुपए को ये सोचेगा कि ये तो सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में मिल रहा है। मतलब सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग और फर्स्ट ईयर का एंड क्या सेम होता है? सेम डेट तो होती है। एक दिन का भी तो फर्क नहीं होता है ना। सेकेंड ईयर की जो स्टार्टिंग है और पहले साल का जो एंड है वो तो सेम डे आएगा। तो 5,000 और 6,000 दोनों, 5,000 तो आज से डिस्काउंट हो जाएगा कि आज ही मिल रहा है आपको। तो आज की क्या वैल्यू? अगर 5,000 में आपको आज ही दे दूं तो इसकी क्या वैल्यू है? 5,000 ही तो है ना? आपको अगर आज कोई अमाउंट मिल रहा है तो उसकी क्या वैल्यू है? सर वही वैल्यू है जो अमाउंट मुझे मिला है। क्या ये बात समझ में आ गई? मैं आपको आज 10,000 रुपए देता हूँ, बोलता हूँ बेटा आज तेरे को कितना अमाउंट मिला, तो तू क्या बोलेगा? 10,000 बोलेगा ना। लेकिन मैं तेरे को एक अश्योरेंस देता हूँ कि आज से 3 साल बाद 10,000 दूंगा, तो तू क्या बोलेगा? आज 10,000 नहीं मिला है सर, 10,000 से कम मिला है। आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपन। ठीक है? क्या यहां तक सबको समझ में आया? पक्की बात है, एकदम स्मूथ मक्खन जैसा चल रहा है। चलिए वापस वो एशियन पेंट्स का कैलकुलेशन याद करो। ठीक है? एक बार वापस वो एशियन पेंट्स वाला कैलकुलेशन याद करो। मैंने आपको बोला ईयर 1 2 3 4 5, पहले साल 2,000, दूसरे साल 2,200, तीसरे साल 3,000, चौथे साल 3,500, फिफ्थ ईयर में 4,100। आपने इन सब का प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दे दिया मेरे को 10% के रेट पे। मान लो एक्स वाई जेड अमाउंट आ, क्या ये जो एक्स वाई जेड अमाउंट आया है, क्या ये एशियन पेंट की ट्रू वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या? सर अगर मैं आपको बोलता ना कि मैं एक टोल रोड बना रहा हूं
जिस पे मेरा एक्सक्लूसिव राइट रहेगा अगले 5 साल तक, समझना। और फर्स्ट ईयर में मैं 2000 करोड़, दूसरे ईयर में मैं 2200 करोड़, ऐसा करते-करते 5th ईयर में मैं 4100 करोड़ कलेक्ट करूँगा जनता से और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। आप बताओ कि मैं आज कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ इस प्रोजेक्ट में? अगर 10% इज़ माय अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट, कि इससे ज़्यादा इन्वेस्ट किया तो तू नुकसान में चला जाएगा। कोई बता सकता है? आप एक टोल प्रोजेक्ट को एनालाइज़ कर रहे हो, आपने ये देखा है कि फर्स्ट ईयर में जो हमारा कैलकुलेशन होगा, जो कलेक्शन होगा वो 2000 होगा, सेकंड ईयर में 2200 होगा, तीसरे, चौथे, 5वें साल तक आते-आते 4100 करोड़ हो जाएगा। आपका अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट 10% है। आपको अब बजट देना है अपनी कंस्ट्रक्शन टीम को। आप क्या ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा कि सालों ने अगर इससे ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया तो अपन नुकसान में चले जाएँगे। ये जितना भी फ्यूचर का कैश फ्लो आपको मिल रहा है ना, इसकी प्रेज़ेंट वैल्यू से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। तो ये जो XYZ अमाउंट है, ये आ रहा है 108,263 करोड़। अगर मैंने ये 10,826 करोड़, 256 करोड़ से ज़्यादा पैसा अगर खर्च कर दिया, 263 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, तो टेक्निकली क्या मेरे को जेब से पैसा देना पड़ जाएगा? क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये चीज़ सबको समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। आपको अगर एक टोल रोड बनाना है, आपने एक सर्वे करा कि कितनी गाड़ियाँ निकलेंगी, उसके हिसाब से आपको पता चला कि पहले साल में अपन 2000 करोड़ का कलेक्शन करेंगे, दूसरे साल में 2200 करोड़ का करेंगे, ऐसे करते-करते 5th ईयर तक 4100 करोड़ का करेंगे। ठीक है? अब आपको ये डिसाइड करना है कि इस प्रोजेक्ट में मैं मैक्सिमम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो वो अमाउंट है 108,260 10826.3 करोड़। इन सारे कैश फ्लोज़ की प्रेज़ेंट वैल्यू। अगर आपने इससे ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया तो आपका प्रोजेक्ट नुकसान में चला जाएगा। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट 5 साल का था, तो क्या हमने लिमिटेड लाइफ़ इसको क्या मैं लिमिटेड लाइफ़ प्रोजेक्ट्स बोल दूँ? 1 मिनट के लिए, टोल रोड का प्रोजेक्ट तो 5 साल का ही था ना, इन्फिनिटी तक थोड़ा ना चलेगा। लेकिन जब मैं कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, तो क्या वो लिमिटेड लाइफ़ प्रोजेक्ट होता है? सोच के देखो। जब मैं किसी कंपनी का वैल्यूएशन निकाल रहा हूँ, तो क्या मैं एज़ अ वैल्यूएटर ये सोचूँगा क्या कि इस कंपनी का तो 7 साल में ही बेड़ा गर्क होने वाला है। भाई तो फिर बेड़ा गर्क होने वाला है तो डीसीएफ चा काम नहीं कर पाएगा उसपे। आई होप यू आर गेटिंग अगर फिर वैल्यूएशन क्यों निकाल रहा है? अगर बेड़ा गर्क होने वाला है तो। फिर दूसरे तरीके से वैल्यूएशन निकलेगा, लिक्विडेशन वैल्यूएशन निकलेगा। जब तक आप एक कांसेप्ट आएगा आपके सामने नया, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा बिज़नेस गोइंग कंसर्न नहीं है, क्या उसका वैल्यूएशन निकल सकता है? निकल तो हर किसी का सकता है सर। मैं तो मरते बिज़नेस का भी वैल्यूएशन निकाल दूँगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या आप डीसीएफ से उसका वैल्यू निकाल पाओगे फिर? फिर ग्रोथ, फोरकास्टिंग इन सब का तो कोई लेना-देना ही नहीं है। अगर आपके पास ये पक्की इन्फॉर्मेशन है कि आज से 5th ईयर में कंपनी बंद हो रही है, तो इसका मतलब तो उन्होंने तो लिक्विडेशन प्रोसीडिंग शुरू कर दी है। ध्यान से समझना। एक बार अगर लिक्विडेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई या फिर मैनेजमेंट का मन भी बन गया कि मुझे तो लिक्विडेट करना है कंपनी को, बंद करनी है कंपनी, क्या डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच काम आएगी आपको कुछ भी? डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच डिस किन सर 3 चीज़ों पे डिसाइड होती है ना, कैश फ्लो, ग्रोथ और रिस्क। क्या फ्यूचर में कोई कैश फ्लो बचेगा अपने पास? लिक्विडेशन हो रही कंपनी का। क्या कोई ग्रोथ बचेगी? क्या कोई रिस्क बचेगी? कुछ भी नहीं बचेगा सर। ना ग्रोथ बचेगा, ना कैश फ्लो बचेगा, ना रिस्क बचेगा, तो मैं करूँ क्या? लिक्विडेशन वाली कंपनीज़ को क्या एसेट बेस्ड मेथड पे वैल्यू किया जाता है क्या? जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल दोगे सर? बिल्कुल दूँगा। मान लीजिए कंपनी है जिसको वैल्यू करना है, ठीक है? दिस इज़ द कंपनी जिसको मेरे को वैल्यू करना है। अब मैं क्या करूँगा पता है? मैं ये देखूँगा कि अरे! ये कंपनी के पास फैक्ट्री है, ओके, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, कितने की अच्छा आज अगर ये फैक्ट्री को बेचने जाते हैं तो कितना मिलता है ज़रा कोटेशन दोगे क्या? क्या मिल जाएगा कोटेशन बाज़ार में अगर पूछने जाओगे तो? क्यों नहीं मिलेगा? हर चीज़ का भाव मिलेगा, बाज़ार है, मंडी है।
आपको मिला 700 करोड़। तो बोले चलो जी 700 करोड़ के तो ये हो गए। ये अपने पास कुछ असेट्स रखी, इन्वेंटरी कितने में बिक रही है? तो बोले जी 200 करोड़। तो बोले चलो 700 और 900 200 900 करोड़ हो गए। और ये जो है ना, ये बैंक का लोन है जो मेरे को पे करना है, कितना है? बोले 25 करोड़। तो 900 करोड़ में से मैंने ये बैंक का लोन पे कर दिया 25 करोड़ का। ये कंपनी की वैल्यू क्या है? 900 करोड़ में 875 करोड़। आपको समझ में आ रहा है ना, क्यों ऐसे क्यों वैल्यू निकाली आपने? समझना, ये 875 करोड़ का जो मैंने वैल्यूएशन बोला है, इसमें क्या मैंने फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल को इंक्लूड करा है क्या बिजनेस के? ना। मैंने बिजनेस की किसी भी तरह की फ्यूचर रीपेइंग कैपेबिलिटीज को, रिस्क को, ग्रोथ को, किसी को भी ना। मैंने किस चीज को कंसिडर करा पता है? कि आज अगर मैं ये असेट बेचने रख दूं तो कितने में बिक जाएगी। क्या मेरा पूरा मूड ऑफ वैल्यूएशन चेंज हो गया है इसके कारण? मेरा पूरा अप्रोच चेंज हो गया है बिजनेस के कारण। तो क्या अगर आप डीसीएफ रन करते हो तो क्या गोइंग कंसर्न बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है? आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि बिजनेस गोइंग कंसर्न है, नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। समझना मेरी बात। सर मैं समझा नहीं। बिजनेस अगर गोइंग कंसर्न है, तो आप ये बोल रहे हो कि एशियन पेंट इंफिनिटी तक चलेगा? हाँ, इंफिनिटी तक चलेगा। सर अगर ऐसा होगा तो इंफिनिटी तक कोई भी चीज अगर मिलती है मेरे को, तो आप ये बताओ कि मैं इंफिनिटी -1 ईयर का फोरकास्ट कैसे कर सकता हूँ? तो फिर मैं आपको बताता कि बेटा तू है ना आधी अधूरी मैथ्स पढ़ के आया है। क्योंकि इंफिनिटी -1 का आंसर भी क्या इंफिनिटी होता है? इंफिनिटी +1 का आंसर भी इंफिनिटी होगा। इंफिनिटी इंटू 1 का आंसर मल्टीप्लाइड बाय इंफिनिटी के साथ तू कुछ भी कर ले, आंसर इंफिनिटी। बस उसको डिवाइड बाय 0 करेगा तो भी आंसर इंफिनिटी होगा। है ना? ये चीज़ पता है ना आपको, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 1 नहीं होगा, वो भी इन्फिनिटी होगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। रामानुजन वाली पिक्चर देखो यार जिसकी रील वायरल होती थी। वो साउथ इंडिया वाला बच्चा, ठीक है? जो पूड़ी बाँटते हैं, वो छोले गिन लेता है, ठीक है? देखी है आपने वो रील? रामानुजन पे मूवी देखी है? रामानुजन पे मूवी देखी, देख लेना भाई, इतना तो करो, एक कोई एक आदमी कुछ अच्छा काम करके गया। ठीक है? प्लीज़ डू दैट। सर मुझे एक बात बताओ, चलो 1 मिनट के लिए अपन इन्फिनिटी को गोली मारते हैं। आप तो ये बताओ कि आज से 30 इयर्स के बाद रिलायंस का क्या वैल्यू रेवेन्यू होगा? क्या आप आज से 30 इयर्स के बाद रिलायंस का रेवेन्यू कैलकुलेट कर पा रहे हो? फोरकास्टिंग कर पाओगे? नंबर देने का बोल रहे हो तो नंबर तो मैं निकाल दूंगा कैलकुलेट करके, बट उस नंबर पे क्या 1 पैसे का ट्रस्ट होगा आपको? अरे मेरे को नहीं होगा, आपको कहां से होगा? सर आप अभी-अभी बोले, अभी बोले ना आप कि इन्फिनिटी तक वैल्यूएशन करना है। मैंने हाँ बोला मैं। और आप अभी 30 इयर्स आगे का फोरकास्ट देने में कंफर्टेबल नहीं हो। मैं बोला मैं छठे साल का फोरकास्ट देने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। द रीजन इज कंपनी के ओनर को भी नहीं पता ऐसे छठे साल में क्या हो जाए। आप बताओ। अगर मैं मिलियन डॉलर बिजनेस रन करता हूँ, तो मुझे ये पता है कि अगले 6 महीने में बिजनेस में क्या होने वाला है ना? मेरे पास एक लिमिटेड फोरसाइट है कि अगले 1 साल में क्या होने वाला है, और बहुत ही लिमिटेड फोरसाइट है कि अगले 2 साल में क्या। 2 साल के बाद बिज़नेस का क्या होने वाला है, ये जितना रिलायबिलिटी से आंसर आप कर सकते हो, उतनी रिलायबिलिटी से आंसर मुकेश भाई भी करेंगे। किसी को नहीं पता होता। 2019 में किसी को पता था कि 2020 में कोविड आ जाएगा? मेरी बात समझ रहे हो आप? सर आप क्या ये बोलना चाह रहे हो कि फोरकास्टिंग गलत होती जाती है आप जितना आगे जाते हो तो? बिल्कुल। क्या होती नहीं है? मैं अगले 1 मिनट में मेरे साथ क्या होगा, क्या सर्टेनिटी के साथ फ़ोरकास्ट कर सकता हूँ कि कुछ भी नहीं होगा, मैं जैसी क्लास पढ़ा रहा हूँ वैसी पढ़ाता रहूँ, है ना? बट आज से 1 साल के बाद मेरे साथ क्या होगा मैं फ़ोरकास्ट कर सकता हूँ, या आज से 6 साल के बाद मैं सिर्फ एक रिलायबल एस्टीमेट लगा सकता हूँ। फ़ोरकास्टिंग और एस्टीमेट के अंदर फ़र्क समझ में आ रहा है आपको? फ़ोरकास्टिंग क्या लॉजिकल और रैशनैलिटी पे बेस्ड होती है। सर तो आप ये बोल रहे हो हम जितना फ्यूचर में जाते जाते हैं,
हम क्या उतने इर्रेशनल होते जाते हैं क्या फोरकास्टिंग में? बिल्कुल उतने इर्रेशनल। सर मेरे को एक बात बताओ, आप है ना ये सब तो आपने घुमा दी बात। आप ये बताओ और ये ध्यान से समझना, मेरे को पूरा 100% कंसंट्रेशन चाहिए इधर, ठीक है? कि मैं एशियन पेंट का वैल्यूएशन कैसे करूँगा? आप ये बोल रहे हो एशियन पेंट गोइंग कंसर्न असम्पशन है, तो गोइंग कंसर्न है तो इन्फिनिटी तक चलेगी। क्या मैं 100 इयर्स को इन्फिनिटी मान लूँ? मेरा नहीं, इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी। तो मेरा फिर होगा क्या ये बताओ? तो मैंने उसको ये समझाया, मैंने बोला कैश फ्लोज़ है ना 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। एक होगा एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड, जैसे कि ये 5 इयर्स का जो पीरियड है, क्या मैंने इसको एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड लिया, मैंने हर साल का कैश फ्लो अलग से कैलकुलेट करा। और फिर अगर मैं बोलता हूँ कि 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक, इसको क्या मैं एक अलग सेट ऑफ कैश फ्लोज़ बोल दूँ? तो ये मेरा एक कैश फ्लो का सेट हो गया और ये वाला मेरा दूसरा कैश फ्लो का सेट हो गया। क्या ये चीज़ क्लियर समझ में आ रही है आप लोगों को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर? फिर से समझते हैं एक बार। रिलायंस की वैल्यूएशन करनी है। हाँ, तो रिलायंस की वैल्यूएशन में कैश फ्लोज़ जो आएँगे उनको 2 टुकड़ों में फाड़ना है। एक है 0 टू 5 इयर्स या 0 टू 10 इयर्स व्हाटएवर इट इज़, और दूसरा है 5/10 इयर्स टू इंफिनिटी। ये वाले जो कैश फ्लोज़ होंगे 5 साल ही लो आप तो, क्या ये 5 अलग-अलग कैश फ्लोज़ होंगे? हाँ, C1, C2, C3, C4, C5, 5 अलग-अलग कैश फ्लोज़ होंगे। इनका प्रेज़ेंट वैल्यू निकाल दोगे क्या? ये तो निकाल के आए हो ना अभी। अभी तो सीखा निकालना एक्सेल के ऊपर, ऐसे ही तो निकाले थे। सर, अगर ये पाँचों साल के कैश फ्लो सेम अमाउंट के होंगे तो क्या ज़्यादा आसानी से निकल जाएगा? पीएमटी में लगा दूँगा ना। पीएमटी में लगा दूँगा, अगर सेम अमाउंट सेम होना चाहिए। लेकिन अगर कैश फ्लोज़ अलग-अलग हुए ना, तो मेरे को हर साल का अलग-अलग प्रेज़ेंट वैल्यू लगाना पड़ेगा। और वो प्रेज़ेंट वैल्यू के टाइप में बिगिनिंग ऑफ द ईयर लिखेगा कि एंड ऑफ द ईयर लिखेगा? सर वो एंड ऑफ द ईयर लिखूँगा। क्या बाय डिफ़ॉल्ट आप हमेशा कंपाउंडिंग को एंड ऑफ द ईयर में ही करते हो? अनलेस अदरवाइज़ आपको मुँह से ना बोल दिया जाए कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। मैं आपको बताऊँ बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कंपाउंडिंग का रियल टाइम एग्ज़ाम्पल, रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में कंपाउंडिंग हिंदुस्तान में हर रोज़ होती है, हर गली में होती है। जब आप साहूकार से पैसा लेने जाते हो, 1 लाख रुपए ब्याज पे दे दो। क्या वो 5,000 रुपए काट के 95,000 देता है आपको वापस? कभी अगर लेने गए होगे तो ही पता चलेगा ब्रो, नहीं तो बहुत दूर हो आप रियलिटी। आपने अंगूठी गिरवी रखी उसके पास कि 1 लाख रुपए चाहिए सेठ। उसने क्या बोला, ये ले 95,000। तो बोले नहीं मेरे को तो 1 लाख चाहिए था। वो क्या बोले, मारवाड़ी हूँ, ब्याज पहले काटता हूँ। क्या वो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में ब्याज काट देता है? आपको चुकाना पूरा 1 लाख ही है, समझना, है ना? और क्या 30 डेज़ बाद दूसरा ब्याज देगा वो आपको? कितना गंदा काम है भाई। आप 1 पीरियड का ब्याज एक्स्ट्रा ले लेते हो क्या उससे? क्या ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? 1 पीरियड का ब्याज एक्स्ट्रा लेते आपको बिगिनिंग ऑफ द पीरियड और एंड ऑफ द पीरियड कंपाउंडिंग समझ में आई? पक्की बात। तो ये फर्स्ट वाला तो हम करके आए। अब आप ये बताओ कि जो 5वें साल से इंफिनिटी तक की वैल्यू जाएगी, वो कैसे कैलकुलेट करूँ? तो मैंने बोला देख कैलकुलेट तो हो जाएगा। तू बता, पहले फॉर्मूला बताऊँ कि पहले लॉजिक बताऊँ? तू जो बोलेगा उससे कर लेंगे। लॉजिक बताओ सर। क्योंकि फॉर्मूला तो गॉर्डन्स ग्रोथ फॉर्मूला है, ये मायरन गॉर्डन है, इनको तो नोबेल प्राइज मिला था ये फॉर्मूला। इन्होंने पता है क्या, ही इज द हु इज ही इज द फादर ऑफ परपेचुअल कंपाउंडिंग, यस और नो? जिन लोगों ने कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ा है, क्या परपेचुअल कंपाउंडिंग के फादर है ये? इनके कारण लोगों को पता चला कि इंफिनिटी तक वैल्यू कैसे कंपाउंड करी जाती। फॉर्मूला इतना सिंपल है जिसकी कोई हद नहीं, 2 मिनट का काम है। आप तो लॉजिक समझो ना यार। लॉजिक ये है,
लॉजिक ये है ये चलिए इधर ध्यान से समझिए। ये ज़ीरो की लाइन है, इसके ऊपर प्रॉफ़िट है और इसके नीचे लॉस है। ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ना, क्या इसको मैं कॉर्पोरेट लाइफ साइकिल बोलूँ? ये कभी ना कभी जीवन में समझनी पड़ेगी। अभी नहीं आएगा तो वापस, और ये फिर से आएगा एवीएफएम में, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। और मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, ठीक है? आपको अगर एक क्षण भर भी डाउट है कि यार ये अपन क्या पढ़ रहे हैं और ये क्यों पढ़ रहे हैं और इसका क्या यूज़ केस होगा? आज का जो मैंने डिस्कशन किया है ना, मेरा पूरा का पूरा कोहॉर्ट उस पे बेस्ड है। मैंने इसके पहले ये सेशन कभी नहीं लिया, किसी भी कोहॉर्ट में। उसमें होता क्या है पता है? देखना, सुनना मेरी बात, मैं आपको जेन्युइन दिखाता हूँ। जिन बच्चों ने सीएफए लेवल 1 पढ़ा है, जिन बच्चों ने सीए में ढंग से एफएम पढ़ा है, जिन बच्चों ने ऐसे भी फाइनेंस अच्छे से पढ़ा है, क्या ये सेशन की ज़रूरत थी? बिल्कुल भी। सर इतना तो हमको आता ही था जो आप बता रहे हो। मतलब कितने लोग हैं जिन्होंने एक्चुअल जेन्युइनली बोल रहे हैं कि हाँ सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इतना तो मुझे पता है कि गॉर्डन्स ग्रोथ क्या होता है, क्या नहीं होता। ये सेशन है ना, मैं स्पेशली उन लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो नॉन कॉमर्स, नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से आते हैं। और आप एक चीज़ समझना, आप इतने डफ़र और ढोर नहीं हो, जो आप ये चीज़ समझ ना पाओ। क्योंकि अगर आप इतने डफ़र होते ना, तो आप खुद के लिए वैल्यूएशन का पाथवे ही नहीं चूज़ करते। ठीक है? और दूसरी चीज़, मेरा मैथ्स कमज़ोर है, मेरी फाइनेंस कमज़ोर है, मेरी इकोनॉमिक्स कमज़ोर है, मेरी इंग्लिश कमज़ोर है। भाई 20 साल का हो गया ना, 20 साल का हो गया ना, अब कब तक इन सब चीज़ों के पीछे छुपेंगे अपन? तो फिर कमज़ोर है तो फिर जीवन सैक्रिफाइस कर लो, चौकीदारी का काम कर ले, इंग्लिश कमज़ोर है तो। फिर क्यों रोना रो रहे हैं अपन? अरे लैंग्वेज ही है ना, फाइट कर, खत्म कर। मैथमेटिक्स मेरी तो, तेरे को कौन-सा मैं पीएचडी और कैलकुलस के ऊपर यहाँ बैठ के पेपर लिखवा रहा हूँ। मेरे को खुद की मेरी मैथ्स कमज़ोर है। अरे लेकिन बेसिक समझ तो है ना कि ₹1000 को 10% से इन्वेस्ट करूँगा तो ₹1100 बन रहा है, उतनी चाहिए बस। मेरे को आपसे बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। समझना, मैं पता है कब परेशान हो जाऊँगा आपसे, जब आप ये बोल दो मेरे को कि सर मेरे को तो बिज़नेस ही समझ नहीं आता कि खरीदना-बेचना क्या होता है, मुनाफ़ा क्या होता है। अगर आपको ये समझ नहीं है तो मैं आपको वैल्यूएशन नहीं सिखा सकता। बाकी इसके अलावा मेरे को सिर्फ़ आपसे कॉमन सेंस की और दरकार है। बेसिक फाइनेंस नॉलेज प्लस कॉमन सेंस। मैं आपको वैल्यूएशन सिखा दूँगा। बेसिक फाइनेंस नॉलेज भी नहीं, बेसिक बिज़नेस एक्यूमेन एंड कॉमन सेंस। मेरे को आपसे मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, मेरे को आपसे कॉर्पोरेट फाइनेंस नहीं चाहिए, ये गॉर्डन ग्रोथ, मायरन गॉर्डन वॉर्डन कुछ भी नहीं। अपन तो बनिया बुद्धि लगा के सीख जाएँगे चीज़ें, ठीक है? कॉर्पोरेट लाइफ साइकिल ध्यान से समझना। ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ना, ये हर बिज़नेस की कहानी है। कोई भी बिज़नेस जब शुरू होता है ना, तो स्टार्टिंग में क्या वो लॉस मेकिंग होता है? सर ऐसा कैसे? मैंने तो एक व्लॉगर को देखा था, उसने ₹5000 का मैदा खरीदा, सामान खरीदा, पानी पूरी बनाई, 7000 में बेच दी। मैं स्केलेबल बिज़नेस की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, है ना? तूने 2000 का मास्क लाके 3000 में बेच दिया, मैं छिछोरे धंधे की बात नहीं कर रहा हूँ। स्केलेबिलिटी समझते हो क्या होती है बिज़नेस में? कि हमारा बिज़नेस फ्यूचर में 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन लोगों को भी कैटर कर जाएगा। कोई भी स्केलेबल बिज़नेस डे 1 से प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। कारण क्या है? स्केलेबिलिटी खड़ी करने में ही क्या कॉस्ट लग जाती है आपकी? अरे यार, स्केलेबल टेक्नोलॉजी बनाने में करोड़ों रुपया अपफ्रंट, पहला पैसा आने के पहले करोड़ों रुपया पूरा हो जाएगा। आज अगर आपको इंडिया में एक डेटिंग ऐप बनाना है बम्बलबी को कंपीट करने के लिए, मिनिमम आपको 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए का एक्सपेंस करना है बिफोर यू गेट योर फर्स्ट कस्टमर टू गेट द ऐप राइट। लोग बोलते नहीं टेक फाउंडर ढूंढो, टेक फाउंडर ढूंढो। क्यों बोलते हैं टेक फाउंडर ढूंढो? बिकॉज यू नीड समबडी इन हाउस जो फ्री में डेवलपमेंट करे अपने लिए। अपन बाजार में बनवाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो शुरुआत में जो ये कर्व और ये नेगेटिव टेरिटरी में गया ना, तो शुरुआत में क्या होता है पता है?
हर बिजनेस में जब स्टार्ट करता है तो नुकसान होता है, फिर एक पॉइंट आता है। ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट ए, यहां पर क्या उसको उसका ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट मिल जाता है, उसको ये पता चल जाता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट है जी जो चल रहा है। क्योंकि देखो ना, वहां से ये ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है, अभी भी कंपनी, क्या कंपनी अभी प्रॉफिट में आई है पॉइंट ए में? नो। बट यहां से क्या लॉस पलट गया क्या ऊपर? तो यहां अपने को वो प्रोडक्ट मिल गया, क्योंकि अगर ये पलटता नहीं तो क्या ये लॉस और कंटिन्यू होता जाता, या ये और स्टीप हो जाता, नीचे चला जाता, और गहरा हो जाता लॉस। तो पॉइंट ए के बाद हमने ऊपर जाना शुरू करा, और ये प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल गया, यस, पीएमएफ मिल गया। और ये जो है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट बी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। यहां पर ना मुझे कोई प्रॉफिट हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, ध्यान से समझना। बिरला ओपस की बात कर रहे हैं अपन, बिरला ओपस। पता है ना बिरला ओपस क्या है? इट्स अ न्यू पेंट कंपनी। शुरुआत में पहला साल क्या नुकसान में बेचना पड़ा, नुकसान में बेचना। सोचो ना, पता ही नहीं था कितना बनाना है ना? क्या लिटरली क्या फ्री में ही दे दिया पहले साल तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कि इस साल तो तुम कमाओ, बेचो, बस कैसे भी करके दीवारों पे बिरला ओपस लगवाओ। ठीक है, 40% मार्जिन, 50% मार्जिन, जबकि पता है कि लॉस में बेच रहा हूं मैं। अरे वो बाल्टी घर में 600 रुपए की पड़ रही है, मैं 570 में निकाल रहा हूँ फैक्ट्री से। क्यों निकाल रहा हूं पता है? क्योंकि मेरे को 500 रुपए कमीशन देना है रिटेलर को, ताकि, क्योंकि एशियन पेंट 70 रुपए कमीशन दे रहा है ना 5 5 किलो की बाल्टी पे, मैं 500 रुपए दूंगा, वो बिरला ओपस बेचेगा। तो पहला साल नुकसान हुआ। दूसरे साल में बिरला का एक प्रोडक्ट जवान, से फॉर एग्जांपल, या चेतक, वो हिट हो गया। जैसे एशियन पेंट्स का एक, आपको पता है एशियन पेंट्स का प्लास्टिक और ट्रैक्टर इमल्जन तो अभी का ब्रांड बना है, बट सालों तक एशियन पेंट का जो स्टार प्रोडक्ट था ना, दैट इज एशियन पेंट्स उत्सव। किसी ने सुना है नाम उत्सव? थैली में आता है, इट्स नॉट इन द बकेट। उत्सव, इट इज नॉट अ पेंट, इट्स अ डिस्टेम्पर। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पेंट एंड अ डिस्टेम्पर? डिस्टेम्पर पता है क्या होता है? चूने से थोड़ा सा ऊंची लेवल की चीज होती है, होता चूने जैसे, बस निकलेगा नहीं, सूखने के बाद चूना निकल जाता है, हाथ में आ जाता है, दैट इज डिस्टेम्पर। वो उसका हीरो प्रोडक्ट होता था उत्सव। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट चाहिए बस। जैसे ही वो प्रोडक्ट मुझे मिला, बिरला ओपस ब्रेक इवन पे आ गया, रिवर्स हो गई टेरिटरी। फिर क्या हुआ पता है? फिर क्या कुछ सालों तक बिरला ओपस ने जबरदस्त ग्रोथ करी, क्या हर साल 30-30% से ग्रोथ हो रही है, 40%, 30%। कारण क्या है पता है? ये जो पीरियड है ना अभी, यहां से लेकर के यहां तक, ये हमारा हाई ग्रोथ पीरियड है। यहां पर इस पीरियड में, ये 4-5 साल के दौरान, क्या मैं मार्केट शेयर एक्वायर कर रहा हूं क्या? ज्यादा से ज्यादा मैं एशियन पेंट्स को काट रहा हूं? सोच के देखो। फिर क्या होगा पता है? फिर है ना, एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी ग्रोथ भी म्यूटेड ग्रोथ हो जाएगी। क्या कोई भी कंपनी, पेंट की छोड़ो, कोई भी कंपनी अनंत काल तक 40% से ग्रो हो सकती है क्या? कोई भी बिजनेस ले लो आप, कोई इस दुनिया का पानी पूरी का बिजनेस भी ले ले मेरे भाई, एक पॉइंट तो आता है ना जब ग्रोथ रुकती है, या तो बेस बड़ा हो जाता है आपका। जैसे सर, जब 100 कस्टमर्स थे ना, तब हमने पहले साल 100 करोड़ की सेल करी, और अगले साल 300 करोड़ की कर दी, 200% से, क्योंकि 100 कस्टमर्स थे तो आपने 200% कटा। आज मैं रिलायंस को बोलूं, रिलायंस 200% की सेल्स ग्रोथ दे सकता है? कैसी बात कर रहे हो यार? क्या वहां 12, 15, 20% आ जाए बहुत बड़ी बात है। रिलायंस ने 25% ग्रोथ अगर पोस्ट कर दी ना, तो निफ्टी 30,000 है, लिख के ले लो मेरे से, पढ़ाना छोड़ दूंगा। मजाक कर, आप बताओ ना। रिलायंस इंडस्ट्रीज 25% की सेल्स ग्रोथ बता रहा, भाई क्या कर रहा है तू? एक बार जाके फिगर तो देख, सेल्स का फिगर क्या है, उसको कैसे बढ़ाएगा 25% तक? क्या छीन लेगा क्या लोगों के बटवे से पैसा? समझना। बट पता है उसके बाद एक पीरियड और आता है। आपको ये लाइन फ्लैट होते हुए दिख रही है जी यहां पर? ये पीरियड है मेरा पीरियड ऑफ मेच्योरिटी। ये थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। क्या ये इंफिनिटी तक जाता है क्या? ये तो इंफिनिटी तक जा रहा है ना।
लाइन है ना, वेक्टर है वो, इंफिनिटी तक जाता है। आंसर। सर ये मैच्योरिटी का क्या मतलब है? देख, शुरुआत में जब बिरला ओपस ने शुरू करा ना, तो 40% की सेल्स ग्रोथ थी। फिर क्या हुआ, थोड़ी सेल्स म्यूट हुई, 20%, 25% की सेल्स ग्रोथ। आज क्या हुआ पता है? आज वो स्थिति है कि जितना मार्केट शेयर एशियन पेंट्स का है, उतना ही मार्केट शेयर बिरला ओपस का भी। अब बताओ, अब क्या बिरला 40% निकाल सकता है? अब क्या ग्रोथ फ्लैट हो गई है उसकी बिल्कुल? एक और एग्जांपल लो, नेस्ले कंपनी कौन सी लाइफ साइकिल स्टेज में, अगर मैं सेरेलेक की बात करता हूं, बस हाई ग्रोथ, म्यूटेड ग्रोथ या मेच्योरिटी फेस? सब लोगों ने बोला ना मेच्योरिटी फेस, सेरेलेक मेच्योर। क्या सेरेलेक में 30% से ग्रोथ आ सकती है कभी भी? नहीं आ सकती ना। क्या सेरेलेक की ग्रोथ मोटा माटी लेवल पे पॉपुलेशन की ग्रोथ के साथ कैप्ड है क्या? सर थोड़ी कमी है बल्कि पॉपुलेशन। कारण क्या है, अब है ना बहुत सारे लोग, बहुत, जैसे आपको तो पता नहीं होगा लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जस्ट बिकेम पेरेंट्स, तो वो क्या करते हैं, घर में सेरेलेक बनाते हैं रील्स देख देख के, है ना? कभी मखाने को रोस्ट कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर रहे हैं, वो घर में बोले इट इज वेरी सेफ, ये वो फलाना, है ना? पीपल हैव स्टार्टेड स्लर्प ले रहे हैं, कोई क्या ले रहा है। एक अमीर है, वो सिंगापुर से प्रोडक्ट मंगवाता उसके बच्चे के लिए, बताओ। उसका भाई सिंगापुर में हर 3 महीने में आता, बच्चे के लिए पूरे के पूरे प्रोडक्ट लेके आता। मतलब तो अंग्रेज की औलाद बना रहा है उसको। द आइडिया इज, वो फेस मेच्योरिटी में है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, समझना, क्या मैं कंफर्टेबली आज दो चीजें सर्टेन करता हूं। पहले मैंने नेस्ले के मैनेजमेंट से पूछा कि फ्यूचर में कुछ धूम मचाने का प्लान है क्या? तो बोले नहीं, बस सोच रहे हैं कि मैगी रागी डोसा फ्लेवर में लॉन्च कर दे। मैंने नहीं, उससे धूम वूम नहीं मचेगी, वो करके देख लिया तुमने, उससे कुछ भी नहीं होना। तुम मैगी मसाला मैजिक ही रखो, बस वही बिकता है तुम्हारा। इसके अलावा और कुछ धूम मचानी है क्या? बोले नहीं, कोई धूम नहीं मचानी। आपके पास कोई और किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन भी नहीं है? क्या मैं सेफली बोल दूं कि इंफिनिटी तक नेस्ले कंपनी 7-8% से ग्रो कर रही है इंडिया में, 6% से ग्रो कर रही है इंडिया में? इतना ही है बस जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है। भाई इंडिया का पॉपुलेशन 7% से बढ़ता है, 8% से, और ग्लोबल पॉपुलेशन 7% से बढ़ता है। इतना ही है बस। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है कि मैं कैश फ्लोज को जब दो भागों में बांट रहा हूं, तो ये वाला जो पीरियड है, ये मेरा फोरकास्टिंग पीरियड है। इसको मैं बोलता हूं, दिस इज माय एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड, कि मैं हर साल के कैश फ्लोज को अलग 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 फोरकास्ट करूं। और ये जो है ना, ये वाला पीरियड, क्या यहां पर एन्यूटी जैसा बनता हुआ कुछ दिख रहा है क्या? ग्रोथ फिक्स है, अमाउंट हर साल सेम नहीं होगा, एन्यूटी नहीं है, बट क्या ग्रोथ फिक्स हो गई है कि अब ग्रोथ नहीं बढ़ेगी? पहले क्या हो रहा था, एक साल 25%, दूसरे साल 30%, उसके बाद 40%, फिर 50%। तो ये वाला जो पीरियड है ना, ये मेरा इंफिनिटी तक का पीरियड है। ये कैलकुलेट होता है गॉर्डन्स ग्रोथ फॉर्मूले से। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप तो मेरे को बेसिक सी चीज बताना, आपको क्या इंफिनिटी का प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखना है ना? यही फंडा है ना? चलो आप पहले मेरे को एक फाइनाइट प्रेजेंट वैल्यू निकाल के बताओ, फाइनाइट प्रेजेंट वैल्यू। मैं आपको ये बोलता हूं कि आप 100 रुपया इन्वेस्ट करो, ठीक है, और एक साल के बाद आपको 100 रुपये मिलेगा, 10% का रेट है, आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है? तो आप बोलोगे सर 990 रुपए, 990.91। यही है क्या वैल्यू? एक बार चेक कर लेना, 9.91 के हिसाब से आएगा, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, आर्यन में 2 मिनट में क्वेश्चन ले रहा हूँ, 1 मिनट रुकना बस। अब क्या हो रहा है ना, ये तो फाइनाइट कैलकुलेशन हो गया। मैं 2 मिनट में आपको इनडेफिनिट, आप खुद करोगे इन्फिनिटी तक क्वेश्चन, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ 900 पॉइंट, वो 990 नहीं 900 है, समझ, अरे जो भी है, 909.9 में जो भी है, समझ गया। इन्फिनिटी तक का कैलकुलेशन में बता रहा हूं। मैं आपको बोलता हूं कि आपको है ना, आज से लेकर के इन्फिनिटी तक
हर साल 10 रुपए मिलेंगे। हर साल 10 रुपए की इनकम होगी। आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू बताइए। आप बता सकते हो। आप सब लोग बता सकते हो। आ, आप कितना पैसा आज इन्वेस्ट कर दो कि आप हर साल उसमें से 10 रुपया निकालो और वो जीवन में पैसा कभी खत्म ना हो। अगर 10% का रेट ऑफ रिटर्न आप 100 रुपया निकाल लो सर, 100 रुपया इन्वेस्ट कर दो। 100 रुपए आज इन्वेस्ट करूंगा, 1 साल बाद 110 रुपए होगा, उसमें से 10 रुपए निकाल लूंगा। फिर 100 रुपए वही इन्वेस्ट होगा, फिर 1 साल बाद 10 रुपए। क्या ये चीज समझ में आ रही है सब लोगों को? आपने करा ना, इंफिनिटी तक प्रेजेंट वैल्यू निकाली ना आपने? अपने आप ही निकाली, मैंने तो निकाली नहीं। मैं और एग्जाम्पल देता हूं। अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये मान लीजिए 7 रुपीज की इनकम है, तो आपको अब कितना इन्वेस्ट करना है 10% के रेट के हिसाब से? 70 रुपीज। क्लियर है? 70 रुपीज इन्वेस्ट करना है ना। और अगर मान लीजिए आपका रेट ऑफ रिटर्न 15% है, तो और कम करना है सर, क्योंकि अब 7 रुपए 15% के बराबर है। पहले 7 रुपए 10% के बराबर था। बताइए कितना करना है? 7/15% कितना हो रहा है? 47 रुपीज करना है सर। ये चीज समझ में आ रही है आपको? इसी को गॉर्डन ग्रोथ बोलते हैं, कुछ भी नहीं है। मैं है ना, सुनो मेरी बात, मैं आपको एक चीज बेसिक समझाता हूँ। अभी है ना, लगी जरूरत नहीं बात करने की, और आप ऐसे कभी, मैं जेन्युइनली मैं कभी बीच में बात भी नहीं करूंगा अगर अनलेस इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो अभी क्या है, सीएफए के एग्जाम्स चल रहे हैं, अभी चल ही रहे, व्हेन वी आर टॉकिंग, ये पूरे हफ्ते चलेंगे। अदर 17th 18th को लास्ट पेपर है। 17th को लास्ट पेपर है। 14 12 से 17 5 दिन के एग्जाम। तो बच्चे अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। एंड उसमें है ना, बच्चों का ये फीडबैक है कि सर मेरे आसपास जब मैं एग्जाम हॉल में गया ना, तो अ लॉट ऑफ पीपल वर वेटिंग आउटसाइड, वो लोग फॉर्मूला बुकलेट ओपन करके बैठे एंड दे वर जस्ट रीडिंग द फॉर्मूलाज। एंड टू माय सरप्राइज, ये चीज मुझे पता थी कि बच्चे फॉर्मूले लेके बैठे, मेरे किसी भी स्टूडेंट ने कोई फॉर्मूला याद नहीं किया। और मैं आपको ऐसे कोई प्राउड करके नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज दैट इज हाउ आई हैव लर्न। मैंने कोई फॉर्मूला याद नहीं करा कभी भी। मैं ब्लैक एंड शोल्स करके एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है ऑप्शन प्राइसिंग का, वो मैं आज भी आपको समझा सकता हूँ। आप 4 घंटे 5 घंटे बाद जब मैं सो रहा हूँ, मेरे को उठा के बोलोगे, मैं तब भी समझा दूँ। नॉट बिकॉज वो मेरा प्रोफेशन है, मेरे को तो पढ़ाना है। इट इज जस्ट बिकॉज वेन वी हैव अंडरस्टूड इट, वी हैव अंडरस्टूड इट फ्रॉम द कोर ऑफ इट। जैसे मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, मैं आज नहीं बताऊंगा आपको अगेन, बिकॉज द हेल्थ इज नॉट गुड। तो सॉरी, आपको देख के लग रहा होगा, तो अपन ये सेशंस अभी कुछ 1 हफ्ते आप और दे दो मेरे को, मैं छोटे रखूंगा। बिकॉज द रीजन इज खांसी ज्यादा हो रही है यार, तो वो और लंग्स में प्रेशर पड़ता है, ठीक है। 900 नहीं, वो गलत आया है। इसका प्रेजेंट वैल्यू एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताओ, 10% से कितना हो रहा है? 9091 है ना? कितना आ रहा है? अरे 1000 का कितना होगा? नहीं आएगा, ये वाला आना चाहिए सही आंसर, 909.10। ये 7 15 10 वाला कुछ भी नहीं है रे, बहुत सड़ी सी चीज है। 2 मिनट रुकना, भी समझ देंगे, ठीक है। मान ले एक कंपनी है जो बोलती है कि आप है ना हमारे शेयर खरीदो, हम आपको 15 रुपए का डिविडेंड देंगे टिल इंफिनिटी। 15 रुपीज का डिविडेंड देंगे टिल इंफिनिटी, आप तो हमारा शेयर खरीदो। आप मेरे को 3 अलग अलग वैल्यू निकाल के बताओ। अगर आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10% है, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 15% है, और आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 20% है, आप ये शेयर किस प्राइस में खरीदोगे? अगर 10% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तो पहले 10% निकालो। 150 रुपए में खरीदोगे, वेरी गुड। कारण क्या है पता है? अगर आपने 150 से ज्यादा में खरीद लिया, मान लो आपने एक्चुअल में 160 में खरीदा, तो आपको कितना मिलेगा? 15 रुपए मिलेगा ना? 15 रुपये मिलेगा आपको। तो ये 15 रुपए 160 के कितने परसेंट के बराबर हो गए? तो 9% के बराबर ही हुआ सर। तो मेरा तो रिक्वायर्ड रेट अचीव ही नहीं हो रहा है। तो क्या मैं 150 रुपए से एक फूटी कौड़ी ऊपर दूंगा?
नहीं दूंगा। 15% का अगर मेरा रेट ऑफ रिटर्न है, तो मैं जितना पैसा लगाऊं ना, आज इन्वेस्ट करूं, उसका 15% 15 रुपए के बराबर होना चाहिए, विच इज 100 रुपीज। अगर मेरा 20% रेट ऑफ रिटर्न है, इन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, तो आज मैं जितना इन्वेस्ट करूं ना, उसका 20% 15 रुपीज के बराबर होना चाहिए। ये गलत निकाला, हाँ 7.5 75। तो आज अगर आप 75 रुपीज में शेयर ले लोगे और वो शेयर आपको 15 रुपीज पर ईयर का डिविडेंड देगा टिल इंफिनिटी, तो क्या वो 20% की इनकम के बराबर बैठेगा ना आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे? अभी क्लियर है सब लोगों को, चमक रही है चीज? अभी क्या क्लियर है सब लोगों को ए टू जेड? चलिए आगे देखिए जरा थोड़ा सा। यहां पर अपन ने क्या करा है पता है? व्हाट वी हैव डन, हम लोगों ने ना यहाँ पर क्या डिविडेंड का अमाउंट कांस्टेंट रखा है क्या इन्फिनिटी तक? सर 15 फिक्स है बिकॉज ग्रोथ फ्लैट है। नहीं, मैंने ग्रोथ जीरो ली है, उसमें ग्रोथ फ्लैट भी नहीं ली। ग्रोथ अगर फ्लैट होती ना तो भी क्या ये 15 हर साल बढ़ता? बिकॉज फ्लैट ग्रोथ का मतलब ही ये होता है कि हर साल 3% से बढ़ रहा है, तो मैं बोलूंगा ग्रोथ फ्लैट है। एवरी ईयर इट इज ग्रोथ फ्लैट का ये मतलब, एक मिनट समझना, ग्रोथ जीरो हो गई तो क्या उसको बोलोगे ग्रोथ फ्लैट है? नो, दैट इज अ स्टेट ऑफ नो ग्रोथ। आई होप ये छोटी छोटी चीजें हैं, हम क्या कॉमन पार्लेंस में दोनों को एक जैसा यूज करते हैं? कॉमन पार्लेंस मतलब बोलचाल की भाषा में, अगर किसी कंपनी की जीरो ग्रोथ है तो भी बोलते हैं कि ग्रोथ फ्लैट है, और अगर हर किसी कंपनी, कोई कंपनी पिछले 3 साल से 5% ग्रोथ से बढ़ रही है तो भी हम बोलते हैं कि ग्रोथ फ्लैट है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। एक्चुअल में ग्रोथ फ्लैट तब होती है जब आप हर साल लगभग सेम रेट से बढ़ रहे हो। जब आप हर साल 0% से बढ़ रहे हो तो उसको जीरो ग्रोथ बोलते हैं। फ्लैट मीन्स सेम, नॉट जीरो। ये चीज क्लियर है सबको? अब है ना, अब ध्यान से समझना जरा, 2 मिनट जरा ध्यान से समझना, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। इसको मैं अगले सेशन में इसी से स्टार्ट करूंगा और अपन आगे बढ़ जाएंगे वैल्यूएशन में, हमेशा के लिए इसको खत्म कर देंगे। फिर ये आपके सामने वापस आएगा टर्मिनल ईयर पे। इसीलिए ये वाला जो मॉड्यूल है, फाउंडेशन मॉड्यूल है, ये प्री रिक्विजिट मॉड्यूल है, इसको आपको करना ही करना है। मैंने अभी आपको बोला कि आप एक शेयर खरीदो, हम आपको 15% का डिविडेंड देंगे ना हर साल इन्फिनिटी तक। अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न 10% है तो वो शेयर की ज्यादा से ज्यादा कीमत आप क्या लगा सकते हो? तो आपने वैल्यू निकाल दी। क्या आपने वैल्यूएशन ही निकाला है? 150 रुपीज से वैल्यूएशन निकाला। आपने रिस्क, ग्रोथ और कैश फ्लो तीनों को कंसिडर करा। ग्रोथ जीरो थी इस केस के अंदर, ग्रोथ जीरो थी ना, क्योंकि हर साल 15 रुपए ही मिल रहा था। मैं आपको बोलता हूं कि ईयर जीरो यानी आज का वैल्यूएशन, जो आज का जो डिविडेंड है वो 15 रुपए है ना, एंड ग्रोथ टिल इंफिनिटी जो है वो 2% है। मतलब हर साल, हर साल ये डिविडेंड 2% से बढ़ता जाएगा। तो मेरे को एक बात बता, अगर आज डिविडेंड 15 रुपए मिल रहा है तो आज से 1 साल बाद डिविडेंड कितने का मिलेगा? बताओ जरा जोड़ के। 15 × 1.02 बराबर है? बिल्कुल बराबर है। अगर डिविडेंड नहीं, अगर ये ग्रोथ नहीं मिलती तो मैं आंसर कैसे निकालता? 15 डिवाइडेड बाई 10%। ऊपर वाले में आंसर ऐसे निकला होगा ना, 150। बराबर है ना? अरे यार देख भाई, सिंपल सी बात है। तेरे को क्या चाहिए पता है? तेरे को ये चाहिए कि तू जितना अमाउंट इन्वेस्ट करे और जितना अमाउंट तेरे पास आवे इन्फिनिटी तक, उसमें तेरी 10% का रेट ऑफ रिटर्न आना चाहिए, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आना चाहिए। जब जीरो थी ग्रोथ तो हमने क्या करा? 15 रुपए का डिविडेंड, 10% की कमाई चाहिए तो 150 रुपए लगा दो, हर साल 15 रुपए निकाल लो। अब क्या हर साल डिविडेंड बढ़ के आ रहा है तेरे पास? अब हर साल, अब इस साल 15 या अगले साल 15 में 2% इंक्रीज होगा। तो नीचे है ना, सिर्फ 10% से काम नहीं चलेगा।
10% में 2% माइनस होगा। या मैं इसका लॉजिक समझाऊँगा आपको, उसका टेंशन मत लेना, ठीक है? कितना आ रहा है ये कैलकुलेट करके बताओ? 15 इंटू 1.02 डिवाइडेड बाय 0.08 क्या आ रहा है? ये आ रहा है 191.25। आप इस शेयर को मैक्सिमम 191.25 में खरीदोगे। सर पहले तो 150 वैल्यू आ रही थी, अब ये 41 रुपीस ज़्यादा क्यों आ रही है? क्योंकि क्या ये 2% का इंक्रीमेंट मिल रहा है? 2% एक्स्ट्रा दे रहा है ना, अब ज़रा ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन के साथ मैं आपको यहीं पर स्टॉप करता हूँ क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, तो इसका रियल रीज़न आपको समझाता हूँ। इसके बाद मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस बोलता है ऐसा नहीं कि सर्दी है इसलिए सर्दी इज़ वन ऑफ द रीज़न बट मैं बोल के ही चला जाता। कि यार सर्दी है मैं जा रहा हूँ। मैंने इसके आगे अगर इसका लॉजिक समझा दिया ना, तो प्रॉब्लम क्या होगी पता है? आप में से 80% बच्चे जो उतावला होके बैठे हैं सुनने के लिए कि के माइनस जी क्यों करते हैं आज तक क्या नहीं बताया ना अपने को के माइनस जी क्यों होता है? कहाँ किसने बताया? हर आदमी टरका देता है अपने को। जब भी अपन पूछते हैं कि सर ये जी माइनस क्यों करते हैं? अरे जिनको पता है वो तो बताओ। टरका ही देते हैं ना सारे के सारे सभी लोग। आप चैट जीपीटी से पूछोगे वो भी आंसर गोल-गोल घुमा के दे देगा। एंड जिन लोगों को कोई लेना-देना ही नहीं है टाइम वैल्यू से, वो तो बेचारे ये सोच रहे हैं कि सर आपने अभी तक जितना पढ़ाया है ना बस उतना ही डाइजेस्ट हो जाए तो बहुत है, ठीक है? तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि दोनों ही केस में आप 1 दिन का इंतज़ार और करो, ठीक है? जिन लोगों ने लाइव ये अटेंड करा है एंड पहली बार टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखा है, क्या आपको कायदे से फिर से ये सेशन रिवाइज़ करना चाहिए कल की क्लास के पहले? अगली क्लास के पहले क्या फिर से ये सेशन रिवाइज़ करना चाहिए? प्लीज़ डू दैट, ठीक है? एंड जिन लोगों को टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऑलरेडी आता है, ठीक है? तो बाकी जिनको नहीं आता है उनकी तरफ से और मेरी तरफ से बहुत-बहुत सॉरी आपको कि आपको फिर से मैंने डेढ़ घंटे बिठा के ज़बरदस्ती एक बार और टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा दिया, ठीक है? सो आपके पेशेंस का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप है ना मुझे बस आज के लिए रिलीव कर दो, मैं इमीडिएटली ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैं आपसे कल वापस मिलूँगा शाम को 8:30 बजे, तब हम इसके आगे बढ़ेंगे और कल ही हम वैल्यूएशन बिग पिक्चर पे आएँगे, ठीक है? 1 सेकंड रुकना। कोई बोलता है कि सर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कंपनी जो रिलायंस जैसी कंपनीज़ हैं, ये अपना पूरा धंधा बेच के निफ्टी 50 में इन्वेस्ट क्यों नहीं करती हैं और ये 5% की ग्रोथ क्यों एक्सपेक्ट करती हैं? क्या होता है ना, ये जैसे आप सोचो देखो जैसे ये बच्चा क्या बोल रहा है पता है? भोलेपन का सवाल है। छोटे बच्चे रहते हैं, उनको ये सवाल ये जिज्ञासा जागती है, ठीक है? रिलायंस कंपनी पूरी बेच दो, जो पैसा आए उससे निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड ले लो। क्या ये रील से सुना हुआ ज्ञान के जैसा लगता है? इसको बोलना आसान है, पेपर पे लिख के और एक्सेल स्प्रेडशीट पे करना और आसान है। बट जब तू एक्चुअल में रिलायंस बेच देगा, है ना? तो सबसे पहले तो रिलायंस बिकेगा नहीं। कोई है माइकल लाल जो 20 लाख रुपए लेके खड़ा है तेरे सामने, है ना? तो रिलायंस को बेच नहीं पाएगा। फिर दूसरी बात, तू रिलायंस के चल मान ले 1 मिनट अगर बेच भी दिया तूने रिलायंस कि 20 लाख में रिलायंस बेच दिया 20 लाख करोड़ में। तो फिर वो 20 लाख करोड़ रुपए लेके जब तू म्यूचुअल फंड वालों के पास जाएगा, तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे तेरे से? 20 वो कहाँ लगाएँगे भाई 20 लाख का? मेरी बात समझ रहे हो? कोई बात नहीं, होता है। जब आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हो फाइनेंस में तो इस तरीके के ऊट-पटांग ख़्याल आते हैं। बट आई वोंट से अच्छा, ऊट-पटांग है मतलब कुछ भी वियर्ड से थॉट्स आ रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि आई एम डिस्करेजिंग दोज़ थॉट्स। बहुत मज़ा आता है आप लोग जब ऐसे इमेजिनरी क्वेश्चंस बना के थ्रो करते हो तो, है ना? बट इसका ये मतलब नहीं कि हर दूसरा क्वेश्चन अपन इमेजिन वेयर आर द प्रैक्टिस शीट्स अवेलेबल? एक गूगल ड्राइव का लिंक शेयर करा होगा आपके साथ उसमें, वो एक्सेल एक्सीलेंस चलिए, अपन अगली क्लास में मिलते हैं।